हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर वन शॉट के अंदर खत्म। क्लास 12 फिजिक्स का ये 10वां चैप्टर है और इसके बाद जो 4 चैप्टर बचेंगे भाई साहब, वो भी बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स बचेगी, वो बिल्कुल आसान है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पॉइंट्स बना बना के तुम्हें वो पढ़ा दूँ मैं, और बहुत जल्द आने वाली है उनकी भी वीडियो। कोशिश करते हैं कि इसके तुरंत बाद ही अपलोड हो जाए, मतलब नेक्स्ट डे जो है आपका 11th चैप्टर आ जाए। अगर नेक्स्ट डे नहीं आता तो उससे अगले दिन आ जाएगा, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स करेंगे और बिल्कुल डिटेल में आज हम करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में। और आपने अगर पिछले वन शॉट नहीं देखे हैं भाई साहब, देख लो। टाइम बहुत पास आता जा रहा है, बोर्ड एग्जाम कब आ जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए बस यही बात बोलूंगा कि अगर आप अपने पेरेंट्स के सपने सच करना चाहते हो तो भाई साहब पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। टेलीग्राम चैनल है बेटा, सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितना भी मेरा कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो नोट्स हो, वीडियोस हो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हो, ठीक है, वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो इसका लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के लिए जो बुक है बेटा, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताई हुई है। तो प्रीवियस ईयर के लिए जो क्वेश्चन बैंक है उसका लिंक भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और वेव ऑप्टिक्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए यार कि क्या घटना घटित हुई थी स्टार्टिंग में। देखो यार, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ठीक है, न्यूटन जी की क्या धारणा थी, मतलब क्या बातें उन्होंने बताई हुई थी लाइट के बारे में, वो एक बार पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला था कि लाइट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। जैसे कि ये लाइट सोर्स है, इससे जो ये लाइट निकल रही है, ये क्या निकल रहा है? टाइनी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जिनको एक नाम दिया गया था कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दिया गया? कॉर्पस्कल्स दिया गया। मतलब वो पार्टिकल ना बोल के टाइनी कॉर्पस्कल्स बोला गया इनको। तो उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो किससे बनी होती है भाई? टाइनी कॉर्पस्कल से बनी होती है, मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल से बनी होती है। और ये जो है भाई साहब कैसे ट्रैवल करते हैं? ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? वो अलग अलग होगी, अलग अलग मीडियम के अंदर, ठीक है। डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। जैसे कि रेयर और डेंसर की अगर मैं बात करूँ, तो रेयर में इनकी स्पीड क्या होती है? कम होती है, और डेंसर में ज़्यादा होती है। ये न्यूटन जी ने बात बोली, मतलब उन्होंने एक बात बोल दी कि लाइट की स्पीड डेंसर में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा झोल आया है ना, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि डेंसर में स्पीड कम होती है भाई। बट उन्होंने बोला हुआ था कि डेंसर में स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, रेयर में कम होती है। जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करते हैं। कॉर्पस्कल्स जो होते हैं वो अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम जो है वो कैरी करते हैं। अच्छा, जो न्यूटन जी की थ्योरी है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इसमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन हुई? जैसे इन्होंने रिफ्लेक्शन को भी बताया। रिफ्लेक्शन को कैसे बताया? इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स के मेथड से बताया। मतलब जैसे कि हमने बताया ना कि ये किससे बने भाई? टाइनी कॉर्पस्कल्स है ये, मतलब टाइनी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो ये रिफ्लेक्शन भी ऐसे ही कुछ समझाया गया कि यहाँ पे जैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आए, ठीक है, ये पार्टिकल्स आए और इनका क्या हुआ? इलास्टिक कोलिजन, और ये वापस उसी मीडियम में आ गई, वापस उसी मीडियम में आ गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से बताया गया। सिमिलरली रिफ्रैक्शन के बारे में बात करी गई। रिफ्रैक्शन भी बताया गया इस थ्योरी के द्वारा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ना थोड़ी कहानी अलग थी। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता जो है भाई से भटक जाती है। भटकने का मतलब वो डेविएट हो जाती है। तो वो क्यों डेविएट होती है, यहाँ पे थोड़ा अलग सा रीजन दिया गया है, सुनो। जैसे कि बोला गया कि जैसे पार्टिकल्स आ रहे हैं, कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले ना, सबसे पहले एक नॉर्मल बना देते हैं। ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे? एक नॉर्मल बना दिया। तो न्यूटन जी की थ्योरी क्या कहती है? कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है वो क्या कहती है? कहती है कि भाई जो डेंसर मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर जो भी पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे? कॉर्पस्कल्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे और इसको अपनी तरफ झुका लेंगे। बट ऐसा कैसा कि वो सिर्फ एक ही तरफ क्यों झुकती है भाई? नेट फोर्स के अकॉर्डिंग। नेट फोर्स जहां पे लग रही होगी ना, देखो, अब मान लो यहाँ पे पार्टिकल अगर एंटर करे, अब यहाँ इधर भी फोर्स लग रही होगी, इधर भी 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 लग रही होगी, भाई जहाँ नेट फोर्स लग रही होगी, तो नेट फोर्स थोड़ी सी इधर की साइड लगती है। किधर की साइड लगती है भाई सब? इधर की साइड, जब रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा हो गया कि ये अपने रास्ते से भटक गए। समझ में आई चीजें? मतलब यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें ये बात बोलेगी कि जब कॉर्पस्कल्स चलते हैं, टाइनी कॉर्पस्कल्स चलते हैं, पार्टिकल्स चलते हैं, जो वो रेयर मीडियम से डेंसर में जाते हैं, तो डेंसर के
उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तो नेट फोर्स जिस दिशा में लग रही होगी उस साइड उसका रास्ता हो जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, डिफरेंट कलर आर ऑफ डिफरेंट साइज। भाई डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं और डिफरेंट साइज एंड शेप भी बोल सकते हो आप, कि शेप के भी हो सकते हैं। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। न्यूटन जी की जो थ्योरी थी, इन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया और रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन जो भी आप लोग बोलते हो वो बोल लेना, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये चीज ये थ्योरी नहीं बता पाई थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा, बस ये तो पता लग ही गया होगा कि न्यूटन जी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो किससे बनी है, एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है या फिर छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जिनको नाम दिया गया क्या, कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दिया गया? कॉर्पस्कल्स नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अब फिर बारी आई भाई साहब हाइगन्स जी की, और उन्होंने हाइगन्स जी ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट लिखी। मतलब उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो वेव फिनोमेना को फॉलो करेगा, मतलब वेव नेचर के बारे में बात करी इन्होंने। तो सबसे पहली बात इन्होंने बताया कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कैसे ट्रैवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करती है। ठीक है, और वेव जो ट्रैवल करती है हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अगर एक पॉइंट सोर्स आपने रखा है तो उससे मान लो वेव निकली, तो ये इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हर एक डायरेक्शन में जो है भाई साहब वेव जा रही है। और किस वेलोसिटी से चलती है? विद वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है। दो चीजें, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एंड सेकंड इज दीज वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि देखो हमारा जो पेपर है उसमें यार एमसीक्यू भी आने वाले हैं, असर्शन रीजन भी आने वाले हैं, तो ये चीजें हमें पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि जो भाई साहब वेव है, वेव्स किसकी हैं? ये लाइट की हैं, तो उनके पास क्या होगा? डिफरेंट कलर के लिए क्या होती है? डिफरेंट वेवलेंथ होती है। डिफरेंट कलर के पास क्या होती है? डिफरेंट वेवलेंथ होती है। विबग्योर तो तुमने पढ़ा ही होगा ना, कि वॉयलेट की अलग होती है, रेड की अलग होती है, ऑरेंज की अलग होती है। तो आप बोल सकते हैं कि जो वेव्स होंगी लाइट की, वेव्स ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की जो लाइट होती है उनके पास डिफरेंट वेवलेंथ होती है। इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने भाई सर रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस किया, डिफ्रैक्शन किया, रेक्टिलिनियर किया, बट क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पिटेंस इफेक्ट, इवन पोलराइजेशन भी आप बोल सकते हो कि नहीं बता पाएंगे। ठीक है, साथ में लिख सकते हो यहाँ पे जंगे, अगर है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जंगे ना, हाँ। पोलराइजेशन क्या है भाई साहब? पोलराइजेशन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, हाँ। और लाइट क्या है? इन्होंने एक बात बोली कि लाइट जो है भाई साहब एक मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव है तो भाई अगर मैकेनिकल वेव है तो इसका मतलब इनको तो फिर एक मीडियम की जरूरत होगी ना। तो न्यूटन जी ने फिर पूछा, अरे भाई तुम अगर ये बात बोल रहे हो कि लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, तो उसको तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो सन से अर्थ तक जो लाइट आ रही है वो किस मीडियम के द्वारा आ रही है? यहाँ तो हमें कोई मीडियम दिखता नहीं है। तो भाई साहब फिर एक मीडियम की मतलब मैं बोलूंगा कि खोज हुई। वो क्या मीडियम बोला गया? ईथर बोला गया। और ये ईथर कैसा मीडियम होता है? वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम होता है। मतलब सन से अर्थ के बीच में एक मीडियम है, कैसा मीडियम है? वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक। इसके थ्रू लाइट जो है अर्थ तक पहुंचती है, ये बात इन्होंने बोली। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। और ये जो ईथर के बारे में भाई साहब 1850 में फोकाल्ट जी ने बताया था, जो एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है, बट हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ईथर क्या है। तो ये दो थ्योरी जो है भाई साहब सबसे पहले आप लोगों को आनी चाहिए, अगर आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है बहुत अच्छे से अगर पढ़ना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हाइगन प्रिंसिपल पे। हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला अगर आपने समझ लिया तो भाई आगे जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो आसान तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यार हाइगन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले ना उसके अंदर भी कई चीज़ें जो हमें जाननी होगी। वेव फ्रंट होता है, क्या होता है? वेव फ्रंट होता है, इसको हमें सबसे पहले जानना है। डेफिनेशन तुम लोग पढ़ सकते हो, क्या है ये? द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन ए मीडियम, द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। डेफिनेशन तो रट लेते हैं, बट एक्चुअल में समझना है यार कि है क्या चीज। मान लो यार पानी है, सुनना ध्यान से। मान लो यार ना पानी है, एक मिनट रुको, ये से कि यहाँ पे ना पानी है ऐसे,
ठीक है, ये पानी है, वाटर है, दिख रहा होगा, हाँ। चलो जी, अब ये क्या है, वाटर है। अब इस वाटर के अंदर ना, मतलब ये शांत वाटर है, ये वाटर जो है ना बड़ा शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से स्थिर पानी है, खड़ा पानी है, ओके जी। अब क्या हुआ, मैंने थोड़ी सी मस्ती कर दी वाटर के साथ, एक स्टिक ली और इस वाटर को ऐसे हिला दिया, इस वाटर को ऐसे हिला दिया, तो आप लोग देखते हैं कि इस वाटर में क्या हो जाता है भाई साहब, वेव्स ही बन जाती हैं, ऐसे ऐसे वेव बनती है। और लेकिन वो वेव्स कैसी बनती हैं, मतलब अगर तुमने यहाँ से वाइब्रेशन करी, मान लो यहाँ पे बीच में वाइब्रेशन करी ऐसे और हिला दिया, तो यहाँ से क्या होगा, वेव्स निकलेंगी, चारों दिशाओं में निकलेंगी, चारों दिशाओं में वेव्स निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, जैसे कि इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, ठीक है, इधर निकली, ऐसे। तो ये वेव्स निकल पड़ी, वेव्स निकल पड़ी। लेकिन तुमने एक चीज और देखी होगी, जब हम उस पानी को हिलाते हैं ना, खड़े पानी को, तो वहां सर्कल बन रहे होते हैं। वो जो सर्कल बने हैं वो कौन है, वो वेव फ्रंट है। कैसे, देखो यार, किसी भी टाइम टी पे, मतलब किसी भी टाइम टी पे, इस पॉइंट से अगर हम देखें, इस पॉइंट से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, इधर भी एक्स डिस्टेंस पे, इधर भी एक्स डिस्टेंस पे, इधर भी एक्स डिस्टेंस पे, और इधर भी एक्स डिस्टेंस पे, और इधर भी एक्स डिस्टेंस पे, इधर भी एक्स डिस्टेंस पे, सेम टाइम टी पे, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, सबके लिए फिक्स है। मान लो यहाँ वाला जो पॉइंट है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले जो पार्टिकल्स है, डिस्टेंस एक्स पे जो पार्टिकल्स है, दिख रहे हैं, चलो जी, डिस्टेंस एक्स पे जो पार्टिकल्स हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं भाई साहब सेम फेस के अंदर। तो लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल किसी एक मीडियम के वाइब्रेटिंग इन सेम फेस, उसको बोला जाता है वेव फ्रंट। मतलब इनको मिला दो यार, इनको ऐसे मिला दो, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये वेव फ्रंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आप लोगों के पास, वेव फ्रंट कहलाएगा। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है, सिमिलरली आप पॉइंट सोर्स के लिए भी बोल सकते हो कि पॉइंट सोर्स के लिए क्या होता है, लाइट हर एक जगह निकल रही होती है, तो वो एक स्पेयर टाइप सा कवर करता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों के लिए बना के मैंने लिखा हुआ है, ये एक बार ध्यान दे दो। क्या है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अब देखो, लाइट यहाँ पे चल रही है, जा रही है भाई, लाइट क्या हो रही है, यहाँ पे जा रही है, और ये रहा वेव फ्रंट, तो ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, हर एक दिशा में आप चेक कर सकते हो, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ये इसके क्या है भाई साहब, परपेंडिकुलर है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द वेव फ्रंट। तो हाइगन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आप लोगों को वेव फ्रंट आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पढ़ लेते हैं भाई। एक आएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक आने वाला है हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और एक आने वाला भाई साहब प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो वन बाय वन हर एक को मैं समझा देता हूँ। देखो यार, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, मान लो आपने क्या किया, एक पॉइंट सोर्स हमने लिया, ठीक है, क्या ले लिया, एक पॉइंट सोर्स हमने यहाँ पे ले लिया, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या हो सकता है भाई, आप एक ऑर्डिनरी बल्ब मान लो, क्या मान लो, एक ऑर्डिनरी बल्ब आप लोग मान लो, यहाँ पे मान लो एक बल्ब है, ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी बल्ब हमने बोला, जैसे कि मान लो ये रहा बल्ब, ऐसे। तो इस बल्ब से क्या हो रहा है भाई, लाइट हर एक दिशा में निकल रही है, लाइट हर एक दिशा में निकल रही है। तो लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेस, उनको मिला दो, उनको मिला दो, तो ये क्या कहलाएगा आप लोगों के पास, वेव फ्रंट कहलाएगा। तो ये कैसा है, ये स्फीयर की फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि वो चारों तरफ देगा यार लाइट, वो कैसा देगा, चारों तरफ लाइट देगा, पॉइंट सोर्स। व्हेन लाइट एमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, वेव फ्रंट आर स्फेरिकल। क्या कैसे होते हैं भाई साहब, स्फेरिकल्स होते हैं, सॉरी स्फेरिकल्स होते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। भाई लाइट अगर एमर्ज हो रही है, एमर्ज मतलब बाहर निकल रही है किसी एक पॉइंट सोर्स से, तो वहां पे वेव फ्रंट कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, एंड ये होते हैं वेव फ्रंट्स। ये क्या है, ये वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है भाई साहब, वेव फ्रंट्स है। समझ आ रही है चीजें, दिख भी रहा होगा। चलो, अब यहाँ पे दो चीज आप लोगों को देखनी है, एक होता है एम्पलीट्यूड और एक होता है इंटेंसिटी। अगर तुमने ईएम वेव पढ़ा है मेरे साथ, तो वहां पे मैंने तुम्हें ना एक चीज सिखाई थी कि भाई जो आई है, कि भाई जो आई है वो होगा पावर बाय में एरिया। मतलब यहाँ पे आई जो है आप बोल सकते हो कि एक तरीके से रेडियस पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रेडियस पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, आप ये बात बोल सकते हो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, चलो ठीक है।
तो ये चीज याद रखना कि जो इंटेंसिटी होती है उसका आर के साथ क्या रिलेशन है। ये आर क्या है भाई, पॉइंट सोर्स से जितना डिस्टेंस है वो आर कहलाता है। पॉइंट सोर्स से जितना डिस्टेंस है वो आर कहलाता है। तो आई मतलब इंटेंसिटी 1/r²। ठीक है, मतलब अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है लाइट की। एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा था, वो सिंपल इनवर्स का रिलेशन होता है, स्क्वायर नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, ये चीजें याद कर लेना, कई बार एमसीक्यू आ जाता है इनके ऊपर। नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। घरों में एक ट्यूबलाइट लगती थी, सीधी सी ऐसे एक ट्यूबलाइट लगती थी भाई साहब, अगर तुम्हें याद भी हो। ऐसे एक सीधी सी लाइट लगती थी ऐसे। ठीक है, ऐसे एक सीधी सी लाइट लगती थी। अब भाई इस लाइट से क्या होता है, हर एक दिशा में लाइट जा रही होती है। इस इधर से इधर भी जा रही होती है, इधर भी जा रही होती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इधर भी जा रही होती है ना। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा यार, कौन कॉल कर रहा है बीच में। जस्ट अ मिनट यार, जस्ट अ मिनट। ठीक है, जल्दी से, 1 मिनट यार, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो। अब ऐसे क्या है भाई, यहाँ पे भी लाइट निकल रही है तो यहाँ से भी निकल रही है भाई, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी। तो आप इसको पूरा एक सिलेंडर टाइप बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप इसको, एक पूरा सिलेंडर टाइप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनता है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनता है, जब आपका जो लीनियर सोर्स हो, मतलब यहाँ पे आप बोलोगे क्या कि जो आपका सोर्स है वो कैसा हो, लीनियर सोर्स हो। ठीक है, समझ में आया, कैसा हो, लीनियर सोर्स हो भाई साहब। ये एनसीईआरटी में दिया है तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, समझ आया इतना, लीनियर सोर्स। आगे बढ़े, क्लियर है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा, यहाँ पे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना कि यार एक नोट बना के लिख लो कि जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी जिसको मैं आई से लिख रहा हूँ, जो इंटेंसिटी होती है जिसको मैं आई से लिख रहा हूँ, वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड के यहाँ पे स्क्वायर होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। ठीक है, ये याद रखना, तो उससे आपको रिलेशन ऑटोमेटिकली याद होते चलेंगे। चलो अब बात करते हैं प्लेन वेव फ्रंट की। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट बनता कैसे है, सबसे बड़ी बात ये है। प्लेन तो आप बना दोगे कि ये प्लेन वेव फ्रंट बने हुए हैं, ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट से। ये क्या है भाई, प्लेन वेव फ्रंट से। ठीक है, ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। बट ये बनते कैसे, देखो यार, जब लाइट कहाँ से आ रही होगी, व्हेन लाइट सोर्सेज आर एमिटिंग पैरेलल रेज, या तो पैरेलल लाइट आ रही हो भाई, या फिर ऐसा हो कि जो लाइट है वो बहुत दूर से आ रही हो, फ्रॉम ए वेरी फार ऑफ सोर्स। सोर्स अगर बहुत ज्यादा दूर रखा है ना, सोर्स अगर बहुत ज्यादा दूर रखा है हमसे, और हमें फिर ऐसा लगेगा कि लाइट पैरेलल आ रही है, या फिर लाइट असली में पैरेलल आ रही हो, तो वहां पे फिर कैसे वेव फ्रंट बनते हैं भाई साहब, पैरेलल वेव फ्रंट्स बनते हैं। वहां पे कैसे वेव फ्रंट्स बनते हैं भाई साहब, पैरेलल वेव फ्रंट्स बनते हैं। ये जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या है, पैरेलल वेव फ्रंट्स है। ये क्या है भाई साहब, पैरेलल वेव फ्रंट्स है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई चीजें। और ये जो एरो बने हैं ये क्या है, लाइट रेज है। ये क्या है, ये लाइट रे है, ये लाइट रे है। आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। और ये जो हमने जिनको हाईलाइट किया है, जिनको ड्राइंग कर दी है, फिल कर दिया, ये कौन है, ये वेव फ्रंट्स हैं। ये कौन है भाई साहब, ये वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है, इट इज द वेव फ्रंट्स। चलो जी, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलो, अब टाइप समझ में आ गए भाई। भाई स्फेरिकल कब होगा, जब क्या है आप लोगों के पास जो पॉइंट सोर्स होगा तब स्फेरिकल बनने वाला है। ऑर्डिनरी बल्ब बोल सकते हो, या लीनियर सोर्स हो तो सिलेंड्रिकल बनेगा, लाइट बहुत दूर से आ रही हो, या फिर लाइट असली में पैरेलल आ रही है तो प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ना कुछ मैं शेप्स तुम्हें बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ शेप्स बताने वाला हूँ कि अगर वेव फ्रंट किसी चीज के ऊपर गिर रहा है, मतलब मिरर के ऊपर अगर गिर रहा है या लेंस के ऊपर गिर रहा है, तो शेप में क्या बदलाव आता है, तो उसको कैसे बनाएंगे। देखो यार, यहाँ पे क्या बोले, ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे आप लोगों को प्लेन वेव फ्रंट्स दे रखे हैं, ये इसकी तरफ चल रहे हैं। ठीक है, इनको यार शेप बताने का एक सिंपल सा तरीका, आप लाइट रेस बना लो। आप लाइट रेस बना लो, यहाँ पे ऐसे माना कि हमने ये लाइट रेस जा रही है, क्योंकि लाइट रेस के तो परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट, यस, ये इधर जा रही है। ठीक है, अगर भाई साहब पैरेलल रेज है, ध्यान से सुनना, अगर पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज अगर आ रही है तो वो कहाँ पे जाती है भाई साहब,
वो फोकस पे जाके मिल जाती हैं। वो कहाँ पे जाके मिल जाती हैं? फोकस पे जाके मिल जाती हैं। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि यहाँ पे जो ये वेव फ्रंट्स हैं ये सीधे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये कुछ ऐसी फॉर्म ले लेंगे, ठीक है, ऐसी मतलब फोकस पे आके ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, समझ आया? यस और नो? तो ऐसे सर्कुलर, सर्कुलर तो नहीं बोलोगे, आप कर्व्ड शेप बोल दोगे कि कर्व्ड शेप में ये हो जाते हैं। क्लियर है? ये कौन है? ये वेव फ्रंट्स है भाई साहब, ये वेव फ्रंट्स है, ये वेव फ्रंट्स हैं। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से एक बार बताओ। अच्छा, अगर दूसरा मिरर हो फिर क्या करेंगे? चलो यार, दूसरा मिरर है तो फिर क्या करेंगे? पहले तुम क्या करो, लाइट रेज बना दो। पहले तुम क्या करो, लाइट रेज बना दो। लाइट रेज बना दी। अब लाइट रे क्या करती है भाई? अब लाइट रे क्या करेगी? लाइट रे तो कॉन्वेक्स मिरर से दूर जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी और ऐसे किधर की साइड बनेंगी? इधर की साइड, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, ये ऐसे डाइवर्ज होगी। तो आप फिर वेव फ्रंट को कैसे बताओगे कि ये ऐसी कुछ शेप ले लेती है, ऐसी कुछ शेप ले लेती है, ठीक है, समझ में आया? चलो, अगर लेंस के बारे में बात करें, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अगर हम बात करें, दिख रहा होगा ना? हाँ, चलो भाई, ये अगर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अगर हम बात करें फिर क्या होगा? सिंपल है यार, वेव फ्रंट के साथ साथ तुम पहले क्या बना लो? लाइट रेज बना लो। वेव फ्रंट के साथ साथ तुम पहले क्या बना लो? लाइट रेज बना लो। ये मैंने लाइट रेज बनाई। अब लेंस में क्या होता है कि पैरेलल रेज अगर आ रही है तो सेकेंडरी फोकस पे वो क्या आ जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी। ये कन्वर्ज हो गई। तो इसका मतलब जो रेज है, मतलब वेव फ्रंट्स हैं, वो कैसे हैं, किस शेप में आ जाएंगे? वो इस शेप में आएंगे। वेव फ्रंट्स हैं वो इस शेप में आ जाएंगे। क्लियर? यस और नो? चलो, समझ आया इतना? चलो, अब दूसरे लेंस की बात करते हैं। दूसरा लेंस क्या करता है? दूसरा लेंस क्या करता है भाई? सीधा सा आप अपनी रेस बनाओ, सीधा सा आप अपनी रेस बनाओ। अब ये क्या होगा? यहाँ से ये इधर भाग जाएगा और यहाँ से ये इधर भाग जाएगा, ठीक है। अरे 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 अरे, ये इधर भाग जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सोचो कि भाई लाइट रे फिर कहाँ जा रही होगी, मतलब वेव फ्रंट्स जो हैं वो कैसे बन रहे होंगे फिर? देखो, ये वेव फ्रंट्स है, ये वेव फ्रंट्स है। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप सबको ध्यान में रहे। वेव फ्रंट्स है ये। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? तो ये वेव फ्रंट्स आप लोगों के पास होंगे ऐसे। ये शेप्स हैं आप लोगों को, ये वेव फ्रंट की शेप्स हैं, ये आप लोग बोल सकते हो वेव फ्रंट शेप्स, क्योंकि इसके ऊपर सीबीएसई में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, सीबीएसई में क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जरूर से आप लोग एक बार देख लेना यार कि अगर कॉनकेव मिरर है तो कैसी शेप बनती है। ये यहाँ पे आके यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, और ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे आके ऐसे बाहर की तरफ फैलेगी, यहाँ पे ये इधर की साइड, और यहाँ पे ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये शेप आप लोगों को बतानी थी जो ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दी है। चलो, अब चलते हैं हाइगन प्रिंसिपल के मेन मतलब टॉपिक पे कि हाइगन प्रिंसिपल इन एक्चुअल है क्या। 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को समझ लेना, सब कुछ याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हाइगन प्रिंसिपल, देखो यार ध्यान से, क्या कहता है हाइगन प्रिंसिपल? पहला जो मतलब पॉइंट है उसको बनाते हैं सबसे पहले। एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, जिसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं। भाई साहब, आपको एक वेव फ्रंट पहले से दी हुई है, ठीक है, मान लो मैंने एक वेव फ्रंट बना दी है, ठीक है, ये एक वेव फ्रंट है। ये कौन है भाई? ये हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है। इन्होंने खुद बोला है कि जो गिवन वेव फ्रंट है वो हमारे पास क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट है, ठीक है। चलो जी, मैं लिख भी देता हूँ, इट इज हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट। ओके, चलो जी। अब इन्होंने बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट, मतलब इसके ऊपर ना पॉइंट्स होते हैं, मतलब आप बोलोगे छोटे छोटे पार्टिकल से होते हैं जिनको हम वेवलेट्स बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ सारी चीजें। भाई इनके ऊपर ना छोटे छोटे क्या होंगे? ऐसे पॉइंट्स दे रखे होंगे, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स दे रखे होंगे, ऐसे मैं बना देता हूँ। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा क्लोज बना दिए हैं, ये यहाँ तक ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे। अरे भाई साहब, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये क्या कहलाते हैं भाई? इन पॉइंट्स को बोला जाता है वेवलेट्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? वेवलेट्स बोला जाता है। वेवलेट्स क्या बोला जाता है? इनको वेवलेट्स बोला जाता है।
एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट, जिनको गिवन वेव फ्रंट जो होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, और उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनको वेवलेट्स बोला जाता है। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या बोला जाता है? सेकेंडरी वेवलेट्स बोला जाता है। अब सुनो ध्यान से, अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? द सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब ये हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, ये हर एक डायरेक्शन में क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि ये हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, आप ये भी बोल सकते हो। भाई ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ना, ये हर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ये हर एक डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इधर भी जा रहा है, 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 भाई ऐसे ये ऐसे जा रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ए सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट ऑफ दैट इंस्टेंट। सबसे पहले आप क्या काम करो? दूसरी लाइन को बना दो। भाई ये जो पार्टिकल्स है ना, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, हर एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हर एक डायरेक्शन में अगर ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि भाई मैं मानता हूं कि ये जैसे वैक्यूम में है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी है भाई साहब? वो है सी। ठीक है, मैंने ये मान ली कि सी है यहाँ पे। और किसी टाइम टी के लिए, फोर टाइम टी के लिए, फोर टाइम टी, फोर टाइम टी के लिए ये वेवलेट्स क्या कर रहे हैं? हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई कोई एक डिस्टेंस कवर करेंगे, कोई एक डिस्टेंस कवर करेंगे, जिसको मैंने सी टी लिख दिया, कोई दिक्कत? मतलब ये जो है ये सी टी है, 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 ये समझ जाना। जो मैं लिख रहा हूँ ना ये सी टी है, ध्यान से देखो ये क्या है? सी टी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है? सी टी है। ठीक है, ये सी टी है भाई साहब, ये भी क्या है? सी टी। सी टी मतलब डिस्टेंस है। अब ये हर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी, ऊपर भी, नीचे। अरे भाई तो इसका मतलब आप क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर बना दो ऐसे। ठीक है, सबके लिए बना दो, क्या ही दिक्कत है? बना देंगे ऐसे। ठीक है भाई साहब, बना दो। अब जैसे ही आपने ये बनाया, तो ये तो हमने सिर्फ ये बता दिया कि ये सारी डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। हर एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है, ये देखो इधर। थर्ड पॉइंट कहता है ए सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो आगे बढ़ चुके हैं वेवलेट्स, इनका एक सरफेस हम टच करवा देंगे। कैसे? टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आगे की जो डायरेक्शन है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये वाली भाई साहब, ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये क्या कहलाएगी आप लोगों के पास? ये क्या कहलाएगी? ये भाई साहब हमें न्यू वेव फ्रंट देगा। ये क्या है? न्यू वेव फ्रंट है, न्यू वेव फ्रंट है। और भाई साहब यहाँ से एक ड्रॉबैक हमें पता लगा, यहाँ से हमें एक ड्रॉबैक पता लगा हाइगन प्रिंसिपल का, कि इन्होंने सिर्फ ये क्यों बताया कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में बताया, मतलब फॉरवर्ड में एक वेव फ्रंट बन जाएगा, पीछे भी तो बन रहा है, तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये इनका क्या था? ड्रॉबैक था। हाइगन प्रिंसिपल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या है भाई साहब। आप लोगों के पास एक गिवन प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, जिसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, जिनको वेवलेट्स बोलेंगे। वो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। तो किसी टाइम टी के लिए सब जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि स्पीड सेम होगी। तो उन सबको हम क्या करेंगे? मिला देंगे किसी एक सरफेस से। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारे पास न्यू वेव फ्रंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, मेरे ख्याल से अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा कहीं बुक में ये सीधा भी बना रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भी बना सकते हो, ऐसे सीधा भी बना सकते हो। ठीक है, फिर इधर वेव फ्रंट बन जाएगा। ये वाला हम काउंटर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये हाइगन जी ने नहीं बताया। ठीक है, कई जगह आप लोगों को हाइगन्स बोला जाता है, कई जगह हाइजन्स बोला जाता है। कई वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे हॉगन्स कुछ ऐसे नाम से है, बट हाइगन्स बोल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले यार देखो, रिफ्लेक्शन है तो कोई एक सरफेस हमें बनाना होगा जो पॉलिश्ड होगा। तो हमने सबसे पहले एक सरफेस बना लिया। ठीक है, ये बना लिया भाई साहब एक सरफेस जो कि पॉलिश्ड है, जो कि कैसा है? पॉलिश्ड है। ओके जी। अब यहाँ पे ना हमें वेव फ्रंट इंसिडेंट करवाने पड़ेंगे, फिर उसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना, अगर हम सीधा ही वेव फ्रंट्स इंसिडेंट करा देते हैं और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट देखते हैं तो वो कंफ्यूजिंग रहेगा, फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मतलब
इस लॉ को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, आई इज इक्वल टू आर नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले वही रे वाला काम करते हैं कि देखो वेव फ्रंट है, तो यहाँ पे कम से कम दो वेव तो आप मतलब दो रेस तो आप लोगों को चाहिएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो रेस बना ली, ठीक है, ये दो रेस बना ली मैंने ऐसे, यहाँ पे बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या किया, सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, 3 2 5 5 5 है ना, 5 ही है, कितनी है, 1 मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आएगी ये थोड़ा सा यहाँ तक आएगी, ठीक है, अब यहाँ तक ठीक है। तो भाई एक रे ये रही, एक रे ये रही, एक रे ये रही, हमें इन रेज से कोई लेना देना है, हमें वेव फ्रंट से लेना देना है। लेकिन हमें वेव फ्रंट्स अगर ढंग से बनाने हैं, इंसिडेंट भी रिफ्लेक्टेड भी, तो पहले इनका पूरा रिफ्लेक्शन दिखा दो। तो ये रे भाई सब रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी इधर, ये रे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी इधर, और ये रे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी इधर, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, हाँ जी, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, यस और नो। तो अब बनाते हैं हम यहाँ पे क्या, अब बनाते हैं भाई साहब यहाँ पे वेव फ्रंट। यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसको ना थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर लो आप, और नीचे की तरफ कर लो, ऐसे कर लो, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब सबके लिए ना फिर ये ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, इससे क्या होगा ना, डायग्राम बहुत अच्छा बन जाएगा और सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी आप लोगों के, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी ऐसे, ठीक है। ये 1 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर लाइन है, ठीक है। अब देखो यार, करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेव फ्रंट बनाएंगे, सबसे पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएंगे। जैसे कि ये रहा हमारा वेव फ्रंट, ये हमारा कौन है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये कौन है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये हमारे पास, ठीक है। अब ये ऐसे आया, अब ये रिफ्लेक्ट होके चला गया, तो ये इधर पहुंच गया भाई, ठीक है। रेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगा, इन रेस के बिल्कुल क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, इन रेस के बिल्कुल क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो अभी तो सिर्फ इतना समझो कि ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब ये एंगल कितना बनाता है यार सरफेस के साथ जिसके ऊपर ये इंसिडेंट हो रहे हैं, व्हाइट वाले मैंने वेव फ्रंट्स बनाए हैं, एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल बना देंगे। अगर मैं बोलूँ कि ये इंसिडेंट रे के साथ ये आई है, तो क्या ये एंगल आई होगा या नहीं होगा, देखो यार, क्या ये एंगल आई होगा या नहीं होगा, यस और नो बताओ। क्योंकि देखो ये पूरा कितना है, 90 है, ये कितना बचा, ये देखो ये इस रे के ऊपर भी तो 90 है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई आप लोगों का साथ बच गया। तो यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक आएगा ये, सॉरी वाइट के साथ यहाँ तक आएगा आई एंगल, क्लियर है। चल, सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोग बना सकते हो रिफ्लेक्टेड, सॉरी रिफ्लेक्शन वाला एंगल। अगर इंसिडेंट रे के साथ अगर मैं देखूं तो ये कौन सा एंगल है भाई, आर एंगल है, तो कॉमन सी बात है कि ये वाला एंगल भी आर एंगल होगा। क्लियर, डायग्राम को मैं इतना बड़ा ही रख लेता हूँ ताकि तुम्हें सही में समझ में आ जाए, सही में नहीं मतलब अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चल, तो अगर मैं इसको नाम दूं ए बी, तो ये हो गया यहाँ पे सी डी, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। चलो, ये वेव फ्रंट है तो इस रे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ये भी इस रे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखना कि भाई जब ये रे यहाँ थी तो ये पहली वाली रे यहाँ तक पहुंच चुकी है, जब ये रे यहाँ तक पहुंची तो ये रे यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ हेयर, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ हेयर कि भाई जो सी डी है, सॉरी सी बी जो है वो ए डी के बराबर है, कैसे सर, कैसे, सुन ध्यान से, ये उसी सेम मीडियम में जा रही है, सेम मीडियम में लाइट जा रही है, तो भाई उसकी कुछ ना कुछ एक स्पीड होगी जिसको मैंने वी बोल दिया, और सेम टाइम की हम बात कर रहे हैं उसी टाइम के लिए, तो वी टी हो गया। भाई ये रे यहाँ तक जब पहुंच रही है टाइम टी के लिए, तो ये रे यहाँ तक पहुंच रही है टाइम टी के लिए, दोनों की स्पीड सेम है, तो कॉमन सी बात है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहने वाला है, क्योंकि जो डिस्टेंस आएगा वो तो वी टी आएगा। तो यहाँ पे जो सी बी है और ए डी है वो दोनों बराबर आ चुके हैं, वो दोनों कैसे हैं भाई सब, बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, यहाँ पे मतलब ट्रायंगल कंसिडर करूँ, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्रायंगल। देखो यार, यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी वो बराबर हैं, वो 90 है,
एंगल बी और डी जो है वो बराबर है, वो 90 है। ओके। और यहाँ पे सी बी एंड ए डी जो है वो बराबर है। ठीक है। और दोनों के अंदर यार ए सी कॉमन ही तो है, ए सी जो है वो कॉमन है, ए सी जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है। तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, जो अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, कौन से अपोजिट एंगल भाई, जो ब्रांचेस बराबर हैं, जो ब्रांचेस बराबर है, ये वाली और ये वाली जो ब्रांच बराबर है, इनके अपोजिट एंगल जो है वो कैसे हो जाएंगे, इसके अपोजिट इधर वाला एंगल, इसके अपोजिट इधर वाला एंगल, ये बराबर हो जाएंगे। तो आई इज इक्वल टू आर हो गया। यस और नो। तो यही तो हमें प्रूफ करना था इस लॉ के अंदर, यही तो हमें प्रूफ करना था इस लॉ के अंदर। क्लियर है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल आप लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया है। इसी प्लेन में वेव फ्रंट है, इसी में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके। इसी प्लेन में वेव फ्रंट है और इसी में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ में आ रही हैं चीजें, यस और नो, जल्दी से एक बार बता दीजिए यार। ठीक है। एक सरफेस है, वेव फ्रंट आया और ऐसे होकर के ऐसे चला गया, तो इसी प्लेन में सब कुछ हो रहा है। क्लियर। हमें मेनली प्रूफ करना था आई इज इक्वल टू आर, जो है वो प्रूफ करना था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट। अच्छा मैंने रिफ्लेक्शन बोला ना, चलो अगर रिफ्रैक्शन बोल दिया होगा तो रिफ्लेक्शन ही समझना। अब हम करने वाले हैं किसको, अब हम करने वाले हैं यार लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। और कौन सा केस करेंगे, रेयर टू डेंसर का केस करने वाले हैं। कौन सा केस करने वाले हैं, रेयर टू डेंसर का केस हम करने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक इंटरफेस बना देंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक इंटरफेस बना देंगे। अच्छा कई बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि ये वेव्स बनी कैसे थी, मतलब ये वेव फ्रंट्स बने कैसे थे। अरे भाई सुन, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो इस वेव फ्रंट में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी पॉइंट्स है भाई, यहाँ पे भी पॉइंट्स है ना, पूरे में पॉइंट्स है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को वाइब्रेट किया सेम डिस्टेंस के लिए इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ वाइब्रेट किया, और इस पॉइंट को भी वाइब्रेट किया। इधर तो कोई काम ही नहीं है भाई, ये जाएगा इस साइड तो इधर आ गया, तो ये ऐसे बने होते हैं। क्लियर है। अभी मैं दोबारा रिफ्रैक्शन में भी तुम्हें ये चीज़ समझा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है, ये रेयर मीडियम है, ये आप लोगों के पास क्या है, रेयर मीडियम है, ये आप लोगों के पास डेंसर मीडियम। लाइट रे आई, ठीक है, लाइट रे आई, ये ऐसे लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, ये बराबर है ना, लाइट रेज आ रही है, ठीक है, ये एक लाइट रे है, एक लाइट रे है। अब ये लाइट रे भाई, अगर मैं यहाँ पे क्या बना दूँ, एक वेव फ्रंट बना दूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या बना दूँ, एक वेव फ्रंट बना दूँ, ऐसे एक वेव फ्रंट बना दूँ, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, वेव फ्रंट के ऊपर वेवलेट्स होंगे, तो उसको क्या कराना है, वाइब्रेट मुझे कराना है, क्या कराना है, वाइब्रेट कराना है। तो उसको मैंने ऐसे वाइब्रेट करा दिया, ठीक है। या आप सिंपल तरीके से समझो कि भाई सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल बना देंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं इसको बनाते हुए भी, तो पहले सबसे पहले नॉर्मल बना, ऐसे नॉर्मल बना दिया। अब ये रे कहाँ जानी चाहिए भाई, ये रे जानी चाहिए आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, कहाँ जानी चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ आ गई इधर, और ये भी क्या आ गई, नॉर्मल की तरफ आ गई इधर। यस और नो, बताओ यार जल्दी से, फटाफट से बताओ। क्लियर है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें करना होगा ऐसे, देखो, देखो यार, क्या ये रेज ऐसे आ गई, ये तो सिंपल है। अब आप लोग क्या करो भाई, जब तक ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, तब तक ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच चुका है, सेम ही बात है भाई। रिफ्रैक्शन कर दो आप लोग, हमने क्या किया, बता दिया कि ये हो गया भाई ऐसे एक वेव फ्रंट, ठीक है, परपेंडिकुलर बना देना इसके बिल्कुल, आप इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बना देना। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, ये थोड़ा ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है ऐसे। तो ये हो गया भाई साहब रिफ्रैक्शन। भाई यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट्स को आपने वाइब्रेट किया, ऐसे लगा दिया एक कर्व, ऐसे लगा दिया एक कर्व, वाइट वाइट पेन ले लेते हैं, ऐसे एक वाइट कर्व लगा दिया इसमें, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट के लिए लगा दिया इधर, ठीक है। तो उनको मिलाना ही तो था, टेंजेंशियली मिलाना तो होता है, हाइगन प्रिंसिपल यही तो बोलता है, देखो हाइगन प्रिंसिपल यही तो बोलता है कि टेंजेंशियली उसको मीट कर दो यार, ठीक है। सरफेस बना दो, तो वही मैंने सरफेस बनाया, ये बन गया आपका वेव फ्रंट।
अब ये वाला जो वेव फ्रंट है ये कौन है, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें ना ये चीजें समझ में आ जाए। और ये है भाई साहब आप लोगों के पास रिफ्रैक्टेड, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया है, तो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट जब तक यहाँ पहुंचा, भाई ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, इक्वल है या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन ये पॉइंट जब यहाँ पहुंचा, ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो जी, अब इसका नाम हमने रख दिया ए बी, ए बी, इसका नाम रख दिया हमने सी डी। ठीक है, नाम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई और आर कैसे होते हैं वो मैंने तुम्हें समझा दिया भाई, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इसको बता सकते हो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होगा आप लोगों के पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड के साथ हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। तो रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास आर, ये कितना है 90 माइनस आर, और ये कितना होगा आर होगा। ठीक है, तो ये आप सिमिलरली सिंपली बोल सकते हैं कि ये आर है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कौन है भाई, ये स्मॉल आर यहाँ पे कौन है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाँ चलो, ये कौन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डायग्राम समझाने में मैं अच्छा टाइम ले रहा हूँ ताकि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो जी, अब इसके बाद हम करते हैं इसका प्रूफ। अब इसमें प्रूफ क्या है भाई, स्नेल्स लॉ बताना होता है कि स्नेल्स लॉ क्या है, कि आप लोगों को प्रूफ करना है कि साइन आई, आप लोगों को प्रूफ करना है कि साइन आई बाय साइन आर वो बराबर होंगे किसी की एक कांस्टेंट के, वो बराबर होंगे किसी एक कांस्टेंट के, या फिर बोलो कि म्यू के बराबर होंगे। ठीक है, वो चीज आप लोगों को प्रूफ करनी है। चलिए प्रूफ कर देते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है भाई साहब वो सी है, इस मीडियम में जो स्पीड है वो वी है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के लिए टाइम बराबर रखूं, अगर टाइम मैं बराबर रखूं फोर टाइम टी, फोर टाइम टी, किसके लिए बराबर टाइम रखूं भाई, जब ये बी वाला यहाँ तक पहुंचा और इसने यहाँ तक पहुंचा, मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने सेम टाइम टी में कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया। तो भाई फोर टाइम टी, मैं अगर यहाँ पे बी डी को लिखना चाहूँ तो वो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी, बी डी इज इन फर्स्ट मीडियम, तो वो हो जाएगा आप लोगों के पास सी टी। और अगर ए सी की मैं बात करूँ तो वो होगा वी टी। यस और नो, यही होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एयर मान रहा हूँ इसको, दूसरे को आप वाटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ रेयर और डेंसर दिखाना था। ठीक है जी, चलो, अब तुम्हें क्या प्रूफ करना भाई, साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये कांस्टेंट के बराबर हो, तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं यहाँ पे साइन आई की वैल्यू निकालता हूँ, तो आई की अगर वैल्यू निकालो तो आई के लिए हम ये वाला ट्रेंगल यूज कर लें, ये वाला ट्रेंगल यूज कर लें, ये एंगल आई है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो भाई साइन आई अगर मुझे निकालना है तो परपेंडिकुलर इज बी डी, बी डी, और हाइपोटेनस कौन है, ए डी है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं साइन आर की बात करूं, सिमिलरली अगर मैं साइन आर की बात करूं तो वो क्या है भाई, ध्यान से देखो वो क्या है, साइन आर, साइन आर क्या बनेगा, ये रहा एंगल आर, आर के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो वही है। साइन आर अगर मुझे निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज ए डी, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, साइन आई बाय में साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डी अपॉन में ए डी, ये हुआ ए सी, जो ए डी है वो ऊपर चला गया, जो कट रहा है वो कट कर दो। तो साइन आई की वैल्यू आ गई, सॉरी साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू आ गई कितनी, बी डी बाय में ए सी आ चुकी है, बी डी बाई में सी। अब ये बी डी और ए सी कितना भाई, ये बी डी और ए सी तो हमने निकाल रखे हैं जो कि सी टी और वी टी है, तो टी और टी सेम है तो कट गया। तो मतलब साइन आई बाय आर किसके बराबर है भाई सब, सी बाय वी के बराबर, जो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे म्यू। तो प्रूफ हो गया, यस और नो। तो ये होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तो इससे आगे अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये चीज़ें जरूर आप लोग एक बार जरूर ध्यान से देख लेना यार कि ये कैसे बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, बट उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, तो इनको अभी पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो यार, तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले थे वो करने वाले थे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इसमें अगर आपको इंटरफेरेंस ऑफ
वेव समझना है या फिर मैं बोलूँ कि इंटरफेरेंस समझना है, तो भाई साहब आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इसको एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम। ठीक है, देखो हमने क्या किया कि दो सोर्स लिए, एक है S1 सोर्स और एक है S2 सोर्स। एक पार्टिकल हमने बोला कि P पॉइंट पे वो रखा है। ठीक है, P पॉइंट पे वो रखा है। अब जो सोर्स फर्स्ट वाला है S1 है, उससे वेव निकली। ठीक है, और S2 से वेव निकली। ठीक है, और यहाँ पे पहुंची यार। अब क्या हो रहा है कि दोनों मीट कर रहे हैं, मतलब इनसे निकलने वाली जो वेव है वो पॉइंट पी पे मीट कर रही है, या फिर मैं बोलूँ कि पॉइंट पी पे जो पार्टिकल रखा हुआ है भाई साहब उसको ये ऑसिलेट कराएंगे। अब ये किस तरीके से मीट करी है वो हमें नहीं पता, मतलब कि जैसे ये एक वेव है, तो इस वेव का प्लस के साथ प्लस मिला है या माइनस के साथ माइनस, या फिर मैं बोलूँ कि प्लस के साथ माइनस मिला, वो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी यहाँ से एक सोर्स S1 से जब वेव आई, S2 से जब वेव आई, तो भाई ये इस पार्टिकल P को ओसिलेट कराएंगी। ऐसे वाइब मतलब ओसिलेट करा देंगे मेन पोजीशन से, अप डाउन कराएंगे। अब ये नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हुई, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है कि वो होगी y इज इक्वल टू y1, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय द फर्स्ट वेव, या फिर मैं बोलूँ कि सोर्स S1 एंड द डिस्प्लेसमेंट बाय द सेकंड वेव, मतलब सोर्स 2। क्लियर है, तो ये होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल यार अपनी पोजीशन से ऑसिलेट करेगा। जैसे कि मान लो ये एक पोजीशन है, यहाँ पे दिख रहा है, चलो ये क्या है, इसकी पोजीशन है भाई साहब। ठीक है, अब पोजीशन है तो ये कौन सी पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है भाई, मीन पोजीशन। ठीक है, अब ये पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो कितना ये मतलब नेट डिस्प्लेस कितना होगा, वो कौन बता रहा होगा, वो बता रहा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कौन बता रहा होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता रहा होगा। ठीक है, चलो अब ये ना हो ना कि मान लो वेव आई, पार्टिकल पी पे है, उसने मतलब पार्टिकल जो है पॉइंट पी पे है, वेव आई उसने उसको थोड़ा नीचे खींच लिया, दूसरी वेव आई उसने उसको ऊपर की तरफ धकेला, तो भाई नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी, वो वाली बात की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब जो इंटरफेरेंस है पहले उसको समझते हैं, फिर उसके लिए कंडीशंस होती हैं उसको देखेंगे। कोहेरेंट सोर्सेज को अभी 1 मिनट के लिए रोकते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम ना पहले कोहेरेंट सोर्स को बाद में पढ़ेंगे। हम एक काम करते हैं, कोहेरेंट सोर्स को बाद में पढ़ेंगे, हम सबसे पहले ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना भाई, इसको पढ़ लेते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि इंटरफेरेंस हमें पहले पढ़ना चाहिए। चलो इंटरफेरेंस पहले पढ़ लेते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है, देखो यार, दो सोर्स लिया आपने। ठीक है, दो सोर्स लिए, दोनों सोर्स से लाइट आई और लाइट आके मिक्स हो गई, मिल गई, तो कहीं पे क्या होगा, लाइट ज़्यादा मिलेगी, कहीं पे क्या होगा, लाइट कम मिलेगी, मतलब इंटेंसिटी बहुत कम होगी, मतलब कहीं पे ब्राइट मिल रहे होंगे स्पॉट्स, कहीं पे डार्क स्पॉट्स मिल रहे होंगे, तो ये इंटरफेरेंस कहलाता है। डेफिनेशन एक बार देख लो, व्हेन टू वेव्स ऑफ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल इन ए मीडियम, जब दो वेव हों और एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी के हों, जब वो किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं इन सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, सेम डायरेक्शन एक साथ, देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, उनका सुपरपोजिशन होता है, मिक्सिंग होगी उनकी, एट सम पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एंड वाइल एट सम अदर पॉइंट इंटेंसिटी इज मिनिमम। जो कि मैंने बोला, मतलब हमने क्या बोला कि यार लाइट वेव आ रही है, अब वो आके एक पोर्शन में जाके, मतलब किसी एक रीजन में जाके वो मिल रही है तो भाई कहीं ना कहीं लाइट ज़्यादा होगी, कहीं लाइट कम होगी, उसे बोलते हैं इंटरफियरेंस। क्या बोलते हैं उसे, इंटरफियरेंस बोलते हैं। अब इंटरफियरेंस के लिए ना भाई साहब कंडीशन होती हैं कुछ, वो आप लोग एक बार लिख लो। कंडीशन है, कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन क्या क्या है, देखो यार, एम्पलीट्यूड एक तो सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड जो वेव का है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरी बात कि सोर्स जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए, सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। ठीक है, सोर्सेज कैसे होने चाहिए, सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। ठीक है, अभी कोहेरेंट क्या चीज़ होती है मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें, सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। एंड द थर्ड वन इज, जो आप लोगों के पास कैपिटल डी है वो बहुत बड़ा हो स्मॉल डी से। अब ये कैपिटल डी स्मॉल डी क्या है ये भी मैं अब तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इंटरफेरेंस को ध्यान से सुनना, कि मान लो यहाँ पे क्या है, हमने एक सोर्स बनाया, यहाँ पे हमने एक सोर्स बना दिया। ठीक है, दिख रहा है, चलो जी, ये क्या है भाई साहब, एक सोर्स है जिसका नाम हमने एस रखा। और ये कैसा सोर्स है भाई साहब, ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। कैसा सोर्स है ये,
मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ठीक है। कैसा सोर्स है ये? मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। समझ में आई चीजें? ठीक है। अब यहाँ से लाइट चली, यहाँ से क्या हुई, लाइट चली मतलब वेव्स आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक डबल स्लिट हमने ली, हमने यहाँ पे क्या लिया, एक डबल स्लिट ले ली, ठीक है भाई साहब। अब ये डबल स्लिट क्यों है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये डबल स्लिट क्यों है। इधर रखता हूँ मैं इसको, ठीक है। डबल स्लिट ये इसलिए, देखो इसमें ना, देखो यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो ये डबल बोला जाता है। अब इन दोनों के बीच, इसको मैंने एक नाम दिया S1 और इसको नाम दिया S2। अब इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है D, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि इनको बोला जाता है स्लिट्स, S1 S2 को स्लिट्स बोला जाता है, तो डबल स्लिट्स है। तो D क्या है, स्लिट्स के बीच का डिफरेंस है, ओके। अब लाइट यहाँ से क्या होगी भाई, एंटर होगी, वेव्स यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, वेव्स यहाँ से निकलेंगी, एंटर होगी, ये मिक्सिंग होना शुरू हो गई है वेव्स। और यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होगी, यहाँ पे क्या लगी होगी, एक स्क्रीन लगी होगी भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी होगी, एक स्क्रीन लगी होगी ऐसे। अब इस स्क्रीन के ऊपर हमें वो पैटर्न दिखाई देने वाला है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कैपिटल डी है। अब समझ में आया तुम्हें कि तीन कंडीशन जो हमने लिखी थी, उसमें ये जो तीसरी है वो कौन है, ये कि भाई जो स्लिट का डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, स्लिट का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए इससे। स्लिट डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि स्लिट के भी मतलब S1 S2 जो है वो एक तरीके से क्या है भाई साहब, S1 S2 एक तरीके से कोहेरेंट सोर्स है। पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कोहेरेंट क्या होते हैं। इंटरफेरेंस समझ में आ गया होगा कि लाइट एक तरीके से मिक्स हो रही है भाई, मतलब वेव्स हो रही है मिक्स, लाइट वेव मिक्स हो रही है, और कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, हो गया इंटरफेरेंस। अब उसके लिए कंडीशन होती है, सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, एम्पलीट्यूड जो है भाई वेव्स का वो सेम होना चाहिए, तीसरा जो है वो कैपिटल डी जो है वो बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए स्मॉल डी से। और स्मॉल डी क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ एक बार यहाँ पे, सुपरपोजिशन समझ में आ गया, ठीक है जी। अब एक बार ना कोहेरेंट समझ लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, फिर मैं तुम्हें एम्पलीट्यूड ये सब इन चीजों के बारे में बता दूंगा, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, फटाफट से, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स है क्या, लाइट वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ। भाई एक लाइट वेव है, ठीक है, एक नहीं मतलब वेव्स होंगी, मतलब दो होंगी तभी तो बताएंगे ना वो कोहेरेंट है या नहीं है। फिर लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, ये याद रखना कि कैसी वेवलेंथ हो, सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। भाई दो सोर्स है, दोनों सोर्स से लाइट जो आ रही है वो सेम फ्रीक्वेंसी की आ रही है, सेम वेवलेंथ की आ रही है, और वो सेम फेस में है। अगर वो सेम फेस में नहीं है तो कांस्टेंट फेस डिफरेंस उनके बीच में होना चाहिए, कांस्टेंट फेस डिफरेंस उनके बीच में होना चाहिए। उस उन सोर्सेज को बोला जाता है क्या, कोहेरेंट सोर्सेज। उन सोर्सेज को क्या बोला जाता है, कोहेरेंट सोर्सेज बोला जाता है। क्लियर हुई चीजें? अब जैसे मान लो हमने सोर्स S1 और S2 लिए हुए हैं, सोर्स S1 एंड S2 लिए हुए हैं। अब S1 क्या करता है, पार्टिकल P को डिस्प्लेस कराता है, तो उसकी एक वेव इक्वेशन हम लिख देते हैं कि y1 इज इक्वल टू क्या हुआ, a साइन ओमेगा टी लिख लो पहले, या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? अब क्या हुआ ना, पहली वेव ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो मैं इसको x1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ओमेगा और टी लिया हुआ मैंने, ठीक है, टी इज द टाइम, किसी टाइम टी के लिए, और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा जो सोर्स है उसकी जो वेव इक्वेशन है भाई उसको लिख दिया मैंने ए साइन के x2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ना तुम्हें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझा रहा हूँ, अभी क्या समझा रहा हूँ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझा रहा हूँ, ठीक है। इंटरफेरेंस मैंने बता दिया, लेकिन उसके लिए अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी कुछ कंडीशन है जो हमें फाइंड आउट करनी है, वो एक बार देख लेते हैं। अब कई बुक्स में तुम्हें यहाँ पे A1 भी दिखेगा, कोई बात नहीं यार लिख लेना, यहाँ पे A2 दिखेगा, कोई बात नहीं यार लिख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं लिख लेना। क्योंकि y1 ने आके जब पॉइंट P को, पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, तो वो एक एम्पलीट्यूड A1 तक लेके गया, A2 ने किया तो मतलब y2 ने किया तो वो किसी एक एम्पलीट्यूड तक, मैक्सिमम वैल्यू तक उसको लेके जा रहा है। हम नेट की बात कर लेंगे, हम बाद में नेट की बात कर लेंगे, अभी के लिए सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो मेन है वो हम एक बार समझ लेते हैं कि भाई S1 की जो इक्वेशन है वो है y1 और S2 की इक्वेशन है ये, ठीक है। चल अब ध्यान से सुनना, फेस डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि फेस डिफरेंस क्या है। फेस डिफरेंस देखो यार, फेस होता कौन सा है, अगर तुमने वेव इक्वेशन
पढ़ा है या फिर ईएम वेव भी अगर मेरे साथ पढ़ लिया तो उसमें मैंने वेव की इक्वेशन में समझाया था कि फेस क्या होता है। तो ये होते हैं फेस। ठीक है, ये क्या है फेस। तो देखो यार, ये वाली जो वेव है ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और ये वाली जो वेव है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फेस डिफरेंस निकाल देते हैं। तो दोनों के फेसेस लिख लेते हैं भाई। पहले वाले का जो फेस है वो कितना है, वो लिख दिया kx1 माइनस ओमेगा t1 है। दूसरे का जो फेस डिफरेंस है वो है kx2 माइनस ओमेगा टी माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे ये फेस डिफरेंस बनाना तो मैंने दोनों के फेस को माइनस कर दिया। चलो जी, तो ओपन करो, kx2 माइनस ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस ओमेगा टी, ऐसे हो गया। अच्छा ये वन नहीं लिखना यार, वन पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, ये वन नहीं लिखना। ठीक है, चलो जी, इतना समझ में आया। तो फेस डिफरेंस हमें कितना मिल जाएगा, फेस डिफरेंस मिलेगा ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। देखो यार, दोनों वेव का जो ओमेगा वो सेम है, दोनों वेव का जो ओमेगा सेम है, क्योंकि ओमेगा सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम ही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करो या लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करो, वो सेम ही रहने वाला है। चलो जी, अब ध्यान से सुनना। अब ये आ गया के x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब ये x2 माइनस x1 कौन है भाई, x2 माइनस x1 इज डेल्टा x, मतलब इट इज द पाथ डिफरेंस। ये क्या है, पाथ डिफरेंस है। ये क्या है भाई साहब, पाथ डिफरेंस है। समझ में आई चीजें। चलो जी, तो इसका मतलब फाइव इज इक्वल टू हुआ के डेल्टा एक्स। ठीक है, और के क्या होता है, के होता है भाई साहब 2 पाई बाई लैम्डा। ये तो 8वें चैप्टर में पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। तो फेज डिफरेंस आ गया कितना, 2 पाई बाई लैम्डा डेल एक्स आ चुका है। ये होता है भाई साहब फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस या फिर बोलो कि एक रिलेशन है, ये आप बोल दो कि एक रिलेशन है, ये है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या है भाई, एक ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा वेव ने और एक ने कम, तो उनका डिफरेंस आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। चलो, अभी अभी मैंने तुम्हें टाइप्स नहीं बताई इंटरफेरेंस की, वो बाद में बताऊंगा, पहले अभी तक यहाँ तक सीख लो कि भाई ये जो सोर्स थे इनसे जो वेव्स आ रही है मैंने ऐसे करके लिख दी। ठीक है, होने को कंडीशन क्या होनी चाहिए। अच्छा, इंटरफेरेंस अगर देखें तो उसका मतलब है कि A1 A2 भी बराबर होने चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, वो बाद में बात करेंगे, अभी के लिए सिर्फ ये बात करिए। एक रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। चलो ठीक है, चलो जी, अब देखो ध्यान से। अब हुआ क्या कि भाई एक नेट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब वाई, देखो वाई तुमने लिखा कितना, वाई इज इक्वल टू वाई वन की इक्वेशन कितनी है, A1 साइन kx1 माइनस ओमेगा टी प्लस A2 साइन kx2, लिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ तक, माइनस ओमेगा टी मैंने यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, तो घूम फिर के हमें देखो हमने क्या किया कि A1 प्लस A2 दोनों के एम्पलीट्यूड को एक तरीके से ऐड कर रहे हैं, कुछ एक नया एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा। तो क्यों ना हम उसका एक रिलेशन फाइंड आउट कर ले, क्यों ना हम उसका एक रिलेशन फाइंड आउट कर ले। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं कि एक रिलेशन बना लेते हैं एम्पलीट्यूड्स के बीच में। मान लो जो फर्स्ट सोर्स है, मान लो जो फर्स्ट सोर्स है उससे निकलने वाली जो लाइट वेव है उसका एम्पलीट्यूड एक तरीके से आपने बोल दिया कि वो A1 है। कितना है भाई साहब, A1 है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक फेस डिफरेंस है भाई, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक फेस डिफरेंस है, जिसको मैंने ए बना के लिख दिया, ये है A2। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक फेस डिफरेंस है जिसको फाई मैंने लिख दिया है, फेस डिफरेंस है फाई मैंने लिख दिया है। ठीक है, कि भाई आपने क्या किया कि y1 जो मतलब y1 जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 है, y2 डिस्प्लेसमेंट हुई उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A2 है। तो हमने ये बोला कि फर्स्ट वाले का जो एम्पलीट्यूड है A1 है, दूसरे वाले का जो है मतलब पहले वाले से दूसरे वाले के बीच में जो फेस डिफरेंस भी है हमने ये मान लिया और वो बता दिया कितना है, फाइव है। तो नेट रिजल्टेंट आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते भाई बताओ, नेट रिजल्टेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड लिख दोगे या नहीं लिख दोगे, पहले मुझे ये बताओ। तो अगर वेक्टर्स पढ़े हैं या क्लास 11 अच्छे से पढ़ी है तो तुम लोग लिख सकते हो यार इसको। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप इसको बोल दो कि एक एंगल बन चुका है थीटा, थीटा बोल दो। थीटा इज भाई जो है वो अलग चीज़ है, फेस जो है वो इन दोनों के बीच का है। हमने मान लिया कि उनके बीच में फेस डिफरेंस इज दिस। ठीक है, चलो, तो भाई अगर ये A1 है और ये A2 है तो
हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इजीली लिख सकते हैं, और वो कैसे होता है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव, उन दोनों के बीच में जो एंगल है। ये तो वेक्टर्स ने सिखा दिया था हमें, ठीक है, चलेगा। अब अगर हम एक और चीज करें, सुनना ध्यान से, अगर मैं एक पीछे चलूं, अगर मैं पीछे चलूं और तुम्हें एक पॉइंट बताऊं जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था इस लेक्चर के, कि भाई जो आई होती है वो कैसा होता है, ये रहा आई जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसको हम यूज कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। तो भाई हमें पता है कि आई जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो क्यों ना इसको इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस जब हो रहा है ना, तो हम मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे होंगे, तो इंटेंसिटी के लिए स्टार्टिंग से फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से। तो भाई अगर हमें ए का स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख लूँ, ए स्क्वायर और इसको A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, होने भी नहीं चाहिए। सिंपली तो क्या एस बी एस कर दिया दोनों साइड। चलो अब A2, ए जो स्क्वायर है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आई लिख सकता हूँ। A1 को कैसे लिख सकता हूँ, I1 लिख सकता हूँ, दूसरे को I2 लिख सकता हूँ, फिर उसके बाद भाई 2 है, अच्छा एक मिनट, इस हाँ ये 2 है। उसके बाद A1 अगर मुझे निकालना तो मैं कैसे लिखूंगा यार, क्या A1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट I1, और A2 को मैं अंडर रूट I2 लिख दूँ, और साथ में है cos फाइव। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा भाई साहब, ये बन जाएगा हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब यहीं से हमें मैक्सिमम मिनिमम ये इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब यहीं से हम मेन फॉर्मूलाज हमरे बना लेंगे, ठीक है। चल समझ में आया, देखो यार, समझ में आया कि आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव, ठीक है। ओके, क्लियर हो रही हैं चीज़ें, जल्दी से बताओ। चलो, अगर आपको डायरेक्शन लिखनी है तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, ये आप लोगों को पता ही है A1 है, ये आपको पता है ए है, ठीक है। आप इधर वाला कंपोनेंट भी निकाल लेना, मतलब ये A2 होगा, तो ये भी A2 है, तो इसके कंपोनेंट निकाल लेना इधर, इधर हो जाएगा डायरेक्शन, बट उसकी जरूरत नहीं होने वाली, हमें मेनली इंटेंसिटी से बात करनी है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना कि भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ चुका है, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव, ये आ चुका है। अब हमें देखना है कि यार इंटेंसिटी अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, अगर मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, या फिर मैं मिनिमम की भी बात साथ में ही कर लेता हूँ, तो cos फाइव इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो भाई अगर मुझे इंटेंसिटी चाहिए मैक्सिमम, अगर मुझे इंटेंसिटी चाहिए मैक्सिमम, तो मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से। भाई मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब cos फाइव की जो वैल्यू होगी वो कैसी होनी चाहिए भाई, cos फाइव की जो वैल्यू होगी वो तो 1 होनी चाहिए। और वो 1 कब हो सकती है, जब फाइव की वैल्यू या तो मेरे ख्याल से 0 हो, या फिर भाई साहब 2 पाई हो, है ना, या 4 पाई हो, या फिर क्या होनी चाहिए भाई 6 पाई होनी चाहिए, यही है, यस और नो, 0 2 पाई, ठीक है, 0 2 पाई। और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है भैया, 0 2 पाई, cos 0 पे 0 cos, अच्छा एक मिनट, मैक्सिमम अगर हमें चाहिए तो cos फाइव की वैल्यू 1 कर सकते हैं हम, ठीक है। तो n की वैल्यू को, n नहीं मतलब फाइव को क्या हम ऐसा लिख दें, फाइव को क्या हम ऐसा लिख दें कि ये जो है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए n पाई, सॉरी 2n पाई होना चाहिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये 2n पाई होना चाहिए, क्या ये सही है। और इसमें n की वैल्यू में 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ा, क्योंकि भाई दोनों साइड ये जो प्लस माइनस वाला खेल है ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा जब पैटर्न बनेगा, ठीक है। बताओ यार, अभी तुम्हें पता लगा या नहीं लगा कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, एक मिनट यार इसको दूर करो, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो फाइव की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से सबको पता लग गया होगा, ठीक है। चलो जी, तो फाइव का पता लग गया, 2n पाई होना चाहिए।
अब हमने एक रिलेशन करा है फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, और यहाँ पे था डेल्टा एक्स। अगर मैं यहाँ से डेल्टा एक्स निकालूं, मतलब पाथ डिफरेंस निकालूं, तो क्या होगा वो? पाथ डिफरेंस फाइव हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई हो गया, ये लैम्डा पहले से पड़ा है, नहीं गलत लिख दिया, फाइव के साथ जाएगा लैम्डा तो यार। एक मिनट, हम ऐसे करते हैं, फाइव आ गया, फाइव के साथ लैम्डा आ गया, और 2 पाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। फाइव की वैल्यू तुम्हें पता है इस केस में कितनी है भाई? फाइव की वैल्यू तुम्हें पता ही है कि इस केस में कितनी है, तो वो है 2n पाई, और साथ में है यहाँ पे लैम्डा अपॉन में 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आपके पास डेल्टा एक्स बचा कितना? एन लैम्डा। कितना बचा भाई? एन लैम्डा। क्लियर है? जल्दी से बताओ, समझ में आई चीजें? यस और नो? तो भाई डेल्टा एक्स भी तुम्हें पता लग गया, मतलब पार्ट डिफरेंस। अगर तुम्हें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, अगर तुम्हें लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो फेस डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस आप लोगों का डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एन लैम्डा होना चाहिए। अब एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आप लोगों की वही है यार, प्लस माइनस ये सब हो सकती है, +-1, +-2, +-3, ठीक है, ऐसे हो सकती है। क्लियर? यस और नो? चलो यार, अभी मैक्सिमम अगर हो रहा है तो उसके केस में हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो उस टाइम पे हम आई मैक्स लिख सकते हैं इसको, यस, I1 प्लस I2 लिख दें, बाकी को लिख दें 2√I1 I2, ऐसे लिख दें, क्योंकि cos फाई तो 1 हो चुका है। अब आई मैक्स का फॉर्मूला क्या ये बन जाएगा? क्या ये बन जाएगा कि √में I1 प्लस √में I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा? ओपन करके देख लेना, यही तो फॉर्मूला बनेगा। देखो, ए स्क्वायर तो I1 बन गया, बी स्क्वायर तो I2 बन गया, +2ab, ए बी इज दिस अंडर रूट में है वो, ठीक है। तो ये आई मैक्स का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? आई मैक्स का फॉर्मूला होता है। चलो मिनिमम के केस में चलते हैं। मिनिमम का केस है तो इसका मतलब भाई फिर क्या होना चाहिए? कोस फाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? कोस फाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई बताओ जल्दी से। माइनस कर दूं कि कोस फाई की वैल्यू यार माइनस हो जाए? ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, तो I1 प्लस I2 हो रहे हैं, उसमें से कुछ भी उनमें ऐड नहीं हो रहा, लेकिन I1 अगर मैं माइनस करता हूँ, तो I1 प्लस I2 में से कुछ माइनस होगा, कुछ माइनस होगा, तो इसलिए -1 ज़्यादा सही है मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। तो माइनस कब हो सकता है? माइनस कब हो सकता है? जब फाई की वैल्यू कितनी हो भाई साहब? फाई की वैल्यू मेरे ख्याल से जब 180 डिग्री हो, 180 डिग्री का मतलब पाई हो, बोल सकते हैं हम इसको। हाँ जी, क्या हो? पाई हो। और कब हो सकती है भाई? और कब हो सकती है? उसके बाद आप चल रहे हो पाई, पाई के बाद आप चले गए 2 पाई पे आए, 2 पाई के बाद फिर से आप एक और उसके अंदर क्या जोड़ दोगे? पाई जोड़ दोगे, मतलब 3 पाई बोल सकते हो, फिर 5 पाई बोल सकते हो। ऐसे चलते चलते आप बता दोगे कि कब कब इसकी वैल्यू माइनस होने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू आप इस तरीके से लिख लो कि ये हो गया 2n-1 पाई, 2n-1 पाई, और यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 बोल दें, 2 बोल दें, 3 बोल दें, 4 बोल दें, 5 बोल दें। हम्म, एक मिनट, हमने यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ करी है। हमने यहाँ पे ये गड़बड़ करी है कि इसको प्लस माइनस क्यों लिख दिया? इसको प्लस माइनस क्यों कर दिया? ये रहने दो ना, ये रहने दो इसको, ये रहने दो, प्लस माइनस मत लिखो, इसको डायरेक्ट रहने दो। वो लैम्डा के केस में हम लिख सकते हैं प्लस माइनस वाला केस, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैंने 3 लिखा, तो कितना बनेगा? 5 पाई बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना, तो वो माइनस में आने वाला है, ठीक है। तो भाई इस टाइम पे अगर आपको मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो फाई की वैल्यू मतलब फेस डिफरेंस आपका ये होना चाहिए। लेकिन अगर पार्ट डिफरेंस की बात करें, तो पार्ट डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स, क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स फाई की वैल्यू लिखेंगे, ये रिलेशन यूज कर लो सीधा सा, ठीक है। तो फाई की वैल्यू कितनी है भाई? 2n-1 पाई है, और ये है लैम्डा बाय में 2 पाई। तो 2 पाई से तो हो नहीं सकता, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आप लोगों के पास हाफ, मतलब लैम्डा बाय 2 लिख दो सीधा, 2n-1
लैम्डा बाई 2 लिख दो ऐसे। तो ये पार्ट डिफरेंस है। और इस केस में आप लोग n की वैल्यू बताओ कहाँ से कहाँ चलेगी। n की वैल्यू +-1 +-2 +-3 ऐसे चलने वाली है। क्लियर है। तो भाई ये होता है मिनिमम के केस का खेल। किसका होता है ये? मिनिमम के केस का खेल होता है। मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे होगी। ठीक है। अब फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला वही बनेगा। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, -1 करता हूँ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं सीधा लिख दूंगा, आई मिनिमम इज इक्वल टू कितना है, I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर। सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस, क्योंकि a माइनस बी की फॉर्म बन गई, a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूलेज होते हैं। अब इंटरफेरेंस के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। इंटरफेरेंस वैसे समझ लिया कि क्या होगा। अब यहाँ से जो लाइट मिक्सिंग होगी, जो ब्राइट डार्क स्पॉट बनेंगे, वो स्क्रीन के ऊपर आके बनेंगे, इस स्क्रीन के ऊपर आके बनेंगे। पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा, डोंट वरी। हालांकि डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट मैं पूरा समझाने वाला हूँ। ठीक है। अभी हम करते हैं, हाँ उसको यंग डबल स्लिट में से समझाने वाला हूँ। अभी हम करते हैं यार किसको, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। किसको करेंगे अभी हम? टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस को करने वाले हैं। ठीक है। किसको करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस को करने वाले हैं। तो सुनो भाई ध्यान से। हमारे पास दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होगा? देखो, मान लो कि ये हमने डिस्प्लेसमेंट बनाया इस एक्सिस पे और इधर बनाएंगे हम, देखो वेव बनाते हैं अभी। जैसे कि ये वेव है, अरे एक मिनट, ये एक वेव मैंने बनाई और ये किसी एक सोर्स की वजह से मैंने बना दिया, किसी एक सोर्स की वजह से मैंने बना दिया। ठीक है। एक सिंपल सा वेव मैंने बना दिया। ठीक है जी। ये है आप लोगों का y1 बोल सकते हो, ये जो है ये y1 डिस्प्लेसमेंट है। ओके। अब दूसरा आ गया भाई, दूसरा आ गया, दूसरा यहाँ पे ऐसे, ये y2 है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ होने वाली है? देखो यार, कंस्ट्रक्टिव वो है जिसमें प्लस के साथ प्लस हो, मतलब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट रहे, ट्रफ के साथ ट्रफ रहे, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव मिले। ठीक है। पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव मिल रहा है, वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां पे होने वाली है। क्या होने वाली है वहां पे? मैक्सिमम इंटेंसिटी होने वाली है। मतलब यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई वो इनसे ऊपर ही आने वाली है कहीं। ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हम बोल रहे हैं। होगी एडिशन, बट वो किसके साथ कौन प्लस है? अब देखो, y1 और y2 दोनों प्लस हो रहे हैं, अब दोनों पॉजिटिव में ही है, तो सीधा आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आएगा और ज़्यादा आएगा। ठीक है। अब अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूँ, किसकी बात करूँ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करता हूँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, सुनना ध्यान से भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहता है? अब जैसे मान लो कि, अरे, कि ये एक सोर्स है आप लोगों के पास, और रुक जाओ पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस बना लूँ। चलो, ये एक सोर्स है जिसकी वेव ये रही। ठीक है। ये y1 है, मतलब ये y1 की वजह से है। दूसरा मैंने बनाया वो कुछ ऐसा है। ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रस्ट प्लस ट्रफ हो रहा है। देखो, एक का क्रस्ट है, दूसरे का ट्रफ है, एक का क्रस्ट, दूसरे का ट्रफ। ठीक है। यही हो रहा है। तो भाई अब ये वैल्यू पॉजिटिव की, ये वैल्यू नेगेटिव की, तो इसका मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाली है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाली है या नहीं है? बताओ यार। ये y2 है, तो ये जो y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 ही होगा, बट वो कम वैल्यू का होगा। पॉजिटिव है, मान लो पॉजिटिव 4 आया, वो दूसरा नेगेटिव है, -1 आ गया, तो 4 में से -1 है तो 3 वैल्यू रहेगी ना, तो और नीचे आ गई ना, ओरिजिनल वैल्यू जो आएगी वो नीचे आएगी थोड़ी। क्लियर है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है।
तो कंस्ट्रक्टिव के केस में मतलब हम बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम वाले की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की। और इसमें हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना भाई? ये जो है ये क्या दिखा रहा है, ये एक्सिस आप लोगों का क्या दिखा रहा है, ये आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है। ये आप लोगों का एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटरफेरेंस हो चुका है, इंटरफेरेंस की टाइप्स हो चुकी है, एम्पलीट्यूड तुमने पढ़ लिया, और कंडीशंस एक तरीके से पढ़ ली कि मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, वो कंडीशन तुमने पढ़ ली है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसको हम जो ये मैक्सिमम मिनिमम लिखा है इसको मैक्सिमा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, मैक्सिमा भी बोलते हैं, और इस मिनिमम को मिनिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, चलो अब डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन मैं करवा रहा हूँ, सिलेबस के अंदर नहीं है, बट एक बार समझ जा। हमने सबसे पहले एक सोर्स लिया एस, और यहाँ पे हमने डबल स्लिट ली, तो इसलिए इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला जा रहा है। ये क्या है? एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये देखो, ये देखो भाई, ये शायद इधर अटक नहीं रहा है, बट इधर देखो एक बार, ये देखो, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। डबल क्यों है? क्योंकि ये दो होल हैं इसके अंदर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है जो कि डी है। ठीक है, और यहाँ पे वो कंडीशन पहले से ही लिख दूं मैं कि भाई यहाँ पे जो डी है वो बहुत छोटा है, किससे? कैपिटल डी से। जो स्मॉल डी है वो बहुत छोटा है, किससे? कैपिटल डी से। और कैपिटल डी कौन है? ये रहा, कैपिटल डी हमारा इज हेयर। और ये क्या है फिर भाई? ये हमारी स्क्रीन है, ये क्या है? हमारी स्क्रीन है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ये सोर्स है एस, इससे लाइट जा रही है, इससे क्या जा रही है? लाइट जा रही है। लाइट कैसी है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब भाई सिंगल वेवलेंथ, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता है आप सिंगल वेवलेंथ लेना किसी कलर की। तो इसलिए जो बढ़िया वाला एग्जांपल है वो लेजर है। मतलब सिंगल वेवलेंथ, मतलब एक सिंगल वेवलेंथ है और कम स्प्रेड हो, लाइट का कम स्प्रेड हो। ठीक है, तो भाई यहाँ से लाइट चली और यहाँ से लाइट निकली, तो ये इधर से निकलना शुरू होगी और इधर से निकलना शुरू होगी। अब देखो ये यहाँ से जो लाइट निकल रही है ना, वो इस एक सोर्स से निकल रही है, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, सेम एम्पलीट्यूड की होगी। ठीक है, और इनका जो कंडीशन मैंने बोली थी कि स्मॉल डी बहुत छोटा होना चाहिए कैपिटल डी से, वो भी फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस तो हो गई। दूसरी बात, दूसरी बात, ये जो सोर्स बन रहे हैं, यहाँ से जो लाइट निकलेगी S1 और S2 से, ये हमारे कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमने मान लिया कि S1 से जो लाइट निकली वो पॉइंट P पे जाके मिली, S1 से जो लाइट निकली वो पॉइंट P पे जाके मिली। ठीक है, यहाँ से लाइट निकली है, पॉइंट P पे जाके मिलेगी। और S2 से जो लाइट निकली वो पॉइंट P पे जाके मिल गई, हमने ये मान लिया है। ठीक है, S2 से जो लाइट निकली वो पॉइंट P पे जाके मिली, और S1 से जो लाइट निकली वो पॉइंट P पे जाके मिली। S1 S2 से लाइट चली चलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो यार, इसको मैंने O बोला, और यहाँ पे इस डिस्टेंस को मैंने Y बोल दिया। ये वाई हमें हमेशा क्या बता रहा होगा? पोजीशन बता रहा होगा किसी भी फ्रिंज की। फ्रिंज मतलब जो भी स्पॉट बन रहा होगा, डार्क बने डार्क, ब्राइट बने ब्राइट। ठीक है, अभी सबसे पहले एक चीज देखो, हम ना एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं यार, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन लगा देते हैं। एक मिनट, वाइट से लगा देते हैं, ये डॉटेड लाइन लगा दी हमने। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल करने के लिए और कुछ नहीं है। और अगर मैं यहाँ से भी एक लाइन लगा दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और यहाँ पे एक एंगल मैंने लिख दिया, ये कितना है? थीटा है। ये कितना एंगल है भाई साहब? थीटा एंगल है। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना। देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखो यार, डी और कैपिटल डी के बीच में ये रिलेशन, मतलब डी इज वेरी स्मॉल, डी इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू कैपिटल डी। तो आप ये बोल सकते हो सोर्स S1 और S2 बिल्कुल पास है, और आप बड़ी दूर से देख रहे हो, मतलब स्क्रीन बड़ी दूर रखी हुई है। तो इसका मतलब जो सोर्स S1 और S2 से जो लाइट निकलेगी वो पैरेलल मानोगे। आप क्या मानोगे? पैरेलल मानोगे। ठीक है, चलो ओके। अब ध्यान से देखना, क्या तुम्हें यहाँ पे ये लग रहा है कि भाई ये लाइट ज्यादा, इस सोर्स से जो लाइट निकली वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एज कम्पेयर टू S1? हाँ, ऐसा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक डिस्टेंस
का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे एक डिस्टेंस का डिफरेंस आ गया ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस का एक डिफरेंस आ गया, ये देखो ये वाला, इसको हम बोलते हैं यार पाथ डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा एक्स बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एक्स बोल देते हैं, ठीक है। इस पाथ डिफरेंस को हमें लिखना है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे कितना है, डेल्टा एक्स इज हेयर H2P माइनस S1P है, ठीक है, H2P माइनस S1P है। क्या हम इस H2P माइनस S1P की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हाँ निकाल सकते हैं। देखो यार, यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है, देखो ये हमने बोला कि ये वाला जो एंगल है ये है यहाँ पे कितना, थीटा, और हमने एक बात बोल दी कि जो S1 और S2 हैं वो बड़े पास हैं, तो इनसे निकलने वाली जो रेज हैं ये और ये क्या होने वाली है भाई, पैरेलल होने वाली है। मतलब आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि जैसे एक सोर्स ये है, ऐसे एक सोर्स है, ठीक है, ये S1, ये ऐसे, भाई यहाँ से जो लाइट निकली ये, यहाँ से जो लाइट निकली ये बिल्कुल पैरेलल है, मिल गई यार, ये तो पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो थीटा होगा, यहाँ पे भी जो थीटा होगा वो मतलब एंगल होगा वो थीटा होगा, यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सुन रहे हो, सुन रहे हो, यस और नो? देखो ये ध्यान से समझो, दोबारा समझो, क्योंकि डेरिवेशन में इतना टाइम नहीं लगना जितना इसके थीटा को समझने में टाइम लगना है। भाई इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि स्मॉल डी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल डी, तो इसका मतलब यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी ये, और यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये वाली तो हमने बीच से ली है, तो ऑटोमेटिकली पैरेलल है। तो अगर इसका मतलब ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, और यहाँ पे भी थीटा होने वाला है, तो इसका मतलब क्या ये थीटा हो सकता है? हाँ जी, क्या ये वाला एंगल थीटा हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या ये वाला एंगल थीटा हो सकता है या नहीं हो सकता है? जल्दी से बताओ, हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। भाई ये वाला मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, इसको दोबारा लिख रहा हूँ मैं, रुको मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। हाँ, भाई इस एंगल को हमने बता दिया कि ये कैसा एंगल है, ये थीटा एंगल है। कैसा एंगल है ये, थीटा एंगल। अगर मुझे एंगल पता लग गया है कि ये थीटा एंगल, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर यही मुझे निकालना है, और ये मुझे पता है कि ये डी है, तो भाई एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, तो भाई हो गया काम, हो गया काम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो हमें निकालना है डेल्टा एक्स है, और हाइपोटेनस इज स्मॉल डी, मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन में डी आ चुका है आप लोगों के पास, या फिर बोलो कि डेल्टा एक्स की एक वैल्यू आ चुकी है जो कितनी है, डी साइन थीटा है। कितनी है, डी साइन थीटा है। फटाफट से बताओ यार, फटाफट से, बच्चों को जो दिक्कत आएगी वो भाई यहाँ पे आने वाली है, मुझे पता है। और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो तुम, सुनो मैं तुम्हें दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो ये एक सोर्स है, यहाँ से, रुक जाना भी, ये एक सोर्स है ऐसे, ठीक है, इससे ये सीधी लाइन जा रही है, भाई ये सीधी लाइन है, और ये सीधी लाइन है, पैरेलल हो गई ना। तो अगर एक बात मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई ये वाली जो लाइन है इसके साथ ये थ्रीटा है, तो कॉमन सी बात है कि इसके साथ भी थ्रीटा होगा, और कॉमन सी बात है कि इसके साथ भी थ्रीटा होने वाला है। और अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ ऐसे, यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ ऐसे, तो अब ध्यान से देखो, क्या ये 90 माइनस थ्रीटा नहीं हुआ, और ये 90 नहीं हुआ, और ये क्या थ्रीटा नहीं होगा? ध्यान से देखो यार, देखो 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 देखो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है ये सब चीज़ें, यस और नो? समझ में आ रही है ये सब चीज़ें? चलो, चलो जी। तो अब आ चुका है हमारे पास डेल्टा एक्स। अब हमें कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल सा तरीका और चेक करना है। देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे कंडीशंस देखनी है मैक्सिमम और मिनिमम की। देखो, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, तो तुम्हें अभी मैंने बताया है, तुम्हें अभी मैंने बताया कि जब भी कंडीशन फॉर मैक्सिमम या मैक्सिमम की बात होगी, तो भाई डेल्टा एक्स उस टाइम पे कैसा होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। डेल्टा एक्स उस टाइम पे कैसा होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एन लैम्डा इज इक्वल टू हो गया डी साइन थीटा के, यस और नो? डी साइन थीटा के, समझ में आ रहा है इतना या नहीं आ रहा भाई? भाई एन लैम्डा कितना है, डी साइन थीटा है, ठीक है जी। उसके बाद, उसके बाद कंडीशन फॉर मिनिमम लिख के देखो अभी के लिए,
कंडीशन फॉर मिनिमम लिख के देखो, ठीक है, कंडीशन फॉर मिनिमम लिख के देखो भाई। मिनिमम के लिए डेल्टा एक्स कैसा होना चाहिए, 2n-1 λ/2 होना चाहिए। तो 2n-1 λ/2 आ गया डी साइन थीटा के बराबर, यस और नो, डी साइन थीटा के बराबर, यस और नो। ठीक है, मैं दोनों को साथ साथ समझा रहा हूँ तुम्हें, दोनों को साथ साथ समझा रहा हूँ। डेरिवेशन यही है भाई, इसके बाद तो डिफ्रेक्शन में भी कुछ नहीं है इतना, बस थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो ये बात हुई किसकी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मिनिमम के लिए। ठीक है, डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए, डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, पार्ट डिफरेंस हमने लिख दिया। एन की वैल्यू तुम्हें सारी मैंने बता रखी है कि भाई डेल्टा एक्स के केस में एन क्या होगा, ये देखो, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ठीक है भैया। इवन आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो, इवन आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो, जीरो भी लिख सकते हो। ठीक है, जीरो भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं भी बताऊंगा क्यों लिख सकते हो। क्लियर है, चलो जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें पहले ग्राफ्स जो है पहले बना के रखे हैं ताकि तुम्हारे काम आ जाए। चलो जी, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या है ना कि सारे एंगल जो होते हैं ना वो बड़े स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल्स जो हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बात लिखता हूँ भाई, यहाँ पे जितने एंगल्स हैं, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसका मतलब जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा भाई, टेन थीटा के बराबर होगा, यस और नो। ठीक है, और टेन थीटा फिर हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, बताओ, बताओ जल्दी से। क्या मैं इसको थीटा भी लिख सकता हूँ, यस और नो भाई, क्या मैं इसको थीटा भी लिख सकता हूँ। तो इनकी वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाई बेस, तो परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो भाई ये रहा वाई और ये रहा डी, तो मतलब यहाँ पे आप वाई बाय कैपिटल डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वाई बाय कैपिटल डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे एक और रिलेशन बना लूंगा, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो उसकी वैल्यू कितनी है, वाई बाय, इसको ऐसे लिख लो, स्मॉल वाई कैपिटल, सॉरी स्मॉल वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ठीक है, अब वाई हम निकाल लेते हैं, ये आ गया एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और ये होता है पोजीशन ऑफ द एनथ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, आगे बढ़े, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इधर आ जाओ। सेम इसके केस में हम कर सकते हैं 2n-1 लैम्डा बाई टू, डी आ गया यहाँ पे, और साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू इज स्मॉल वाई बाई कैपिटल टी। तो वाई निकाल लो यहाँ से, कितना होगा, ये होगा आप लोगों के पास 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और नीचे टू भी है भाई साहब। ठीक है, नीचे टू भी है। ओके, तो ये है आप लोगों के पास भाई कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मिनिमम आप लोगों के पास। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे ये तो पोजीशन आ चुकी है, एनथ डार्क मैं बोल दूं इसको, और ये एनथ ब्राइट बोल सकता हूँ। ठीक है, एनथ डार्क, एनथ ब्राइट। ओके, चलो जी, इतनी बात तो हमें समझ में आ चुकी है। अब हम यहाँ पे ना ये देखेंगे कि भाई कौन कहाँ पे बन रहा है, कौन कहाँ पे बन रहा है। देखो अब ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड करूँ और दोनों, ये एनथ ब्राइट की बात करूँ, जो कि कितना है, जो कि है एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है। ठीक है, यही है। ठीक है, चलो जी, अगर मैं यहाँ पे अब बात करूँ किसकी, एनथ डार्क की, तो वो कितना है, 2n-1 लैम्डा बाई टू, और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है, यही है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है। ठीक है, चलो जी, अब ध्यान से देखना कि अगर मैं एन की वैल्यू क्या रखता हूँ, क्या रखता हूँ भाई साहब, जीरो रखता हूँ। एन की वैल्यू अगर मैं क्या रखता हूँ, जीरो रखता हूँ, तो क्या मुझे वहाँ पे ब्राइट मिलेगा, यस मिलेगा। भाई देखो ना, यहाँ से लाइट चली,
यहाँ से इधर भी तो जाएगी, इस वाले रीजन में भी तो एंटर करेगी लाइट। ठीक है, अभी डिफ्रैक्शन समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इधर भी तो एंटर करेगी, तो भाई सामने तो बिल्कुल मैक्सिमम आप लोगों के लिए, सामने तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अगर मान लो मैं फर्स्ट ब्राइट की बात करता हूँ, मैक्स मतलब सेंट्रल मैक्सिमा छोड़ के, सेंटर वाले को छोड़ के अगर बाकी की बात करता हूँ, एन को अगर मैं +-1 रखूँ तो मुझे nth ब्राइट मतलब फर्स्ट ब्राइट मुझे कहाँ पे मिलेगा। या मैं सिर्फ एक बार प्लस के लिए बात करूँ, सिर्फ एक बार प्लस के लिए मैं बात करूँ, +1, तो ये मुझे लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी पे मिलेगा, मतलब लैम्डा पे मुझे मिल रहा है। ठीक है, पहली पोजीशन। अगर मैं सेकंड ब्राइट की बात करूं तो मुझे वो कहाँ पे मिलेगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी पे मिलेगा। तो ऐसे तीसरा 3 लैम्डा पे, चौथा 4 लैम्डा पे, ऐसे मिलेगा। यस, मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, यस और नो। आप इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हो, आप इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हो। मिनिमा के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इसको यूज करो मैक्सिमा के लिए या इसको यूज करो, मिनिमा के लिए आप इसको यूज करो या इसको यूज करो, वो आप लोगों की मर्जी है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके बीच का ना एक ग्राफ बनाता हूँ, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से देखो। ये है इंटेंसिटी का, इधर इस एक्सिस पे इंटेंसिटी, और इधर मैंने लिया पार्ट डिफरेंस जो कि डी साइन थीटा के बराबर है। भाई डेल्टा एक्स हमने निकाला ना, डी साइन थीटा के बराबर है। अब वो डेल्टा एक्स एन लैम्डा कब होता है, जब कंस्ट्रक्टिव है, मतलब ब्राइट फ्रिंज है। और 2n-1 लैम्डा/2 कब है, जब वो डार्क है। ठीक है, चलो। तो पहला ब्राइट मुझे कहाँ पे मिलता है, फर्स्ट ब्राइट मुझे लैम्डा पे मिलता है। दूसरा मुझे 2 लैम्डा पे मिलता है। तीसरा मुझे 3 लैम्डा पे मिलेगा, आगे जाके ऐसे चलता रहेगा, ऐसे माइनस में बात करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं अपने n=1 रखता हूँ तो मुझे फर्स्ट डार्क कहाँ मिलता है, मुझे मिलता है भाई λ/2 पे मुझे फर्स्ट डार्क मिल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाला मुझे कहाँ पे मिलेगा भाई, 1.5 मतलब 3 λ/2 पे मिलेगा। तो देखो, फर्स्ट डार्क मुझे λ/2 पे मिला, फिर सेकंड डार्क मुझे 3 λ/2 पे मिला, ऐसे चलता रहेगा। तो इन सबको मैंने मिलाया, तो ये मेरे पास एक ग्राफ आ चुका है किसके बीच का, इंटेंसिटी वर्सेस पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस मतलब डी साइन थीटा भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें? यस और नो। ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारी सेंटर की होती है भाई, ये सेंट्रल, अरे 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 अरे, ये हमारा सेंटर मतलब ये ऐसे है कि यहाँ से लाइट पड़ी, यहाँ से लाइट पड़ी। ठीक है, अब ये लाइट क्या कर रही है भाई, यहाँ पे पैटर्न बन चुका आप लोगों के पास, यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब यहीं पे बनने, इस स्क्रीन पे आके बनता है ये पैटर्न पूरा। ये वाला जो पैटर्न है ना, उस स्क्रीन पे आके बनता है। क्लियर, चलो। अब यहाँ पे फ्रिंज विड्थ और ये जो नॉट लिखा हुआ है इनके बारे में अभी बात करेंगे, बट एक बार रुको ध्यान से, यहाँ पे भी मुझे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बतानी है। अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे डी साइन थीटा लिखा है, ये किसके बराबर होता है भाई, डी साइन थीटा जो होता है वो, डेल्टा एक्स जो होता है वो डी साइन थीटा के बराबर होता है, यही हमने बात करी है। यस और नो? हाँ जी, यही बात हमने करी कि डेल्टा एक्स मतलब पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे बहुत छोटा है, तो थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी है भाई, एक मिनट रुको यार, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी है, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी है, थीटा इज दिस बाय दिस, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क इज वाई, रेडियस इज कैपिटल डी, तो वही वाई बाय में कैपिटल डी। तो ये जो है ना भाई, ये एंगुलर विड्थ बोली जाती है। क्या बोली जाती है, ये एंगुलर विड्थ बोली जाती है। और यहाँ पे क्या है, सबके लिए जो ये एंगुलर विड्थ होगी, सबके लिए जो एंगुलर विड्थ होने वाली है ये सेम होने वाली है। ये सेम विड्थ की होगी, ये सेम विड्थ की, ये सेम विड्थ की, ये सेम विड्थ की, ये सेम विड्थ की। और दूसरी बात कि भाई यहाँ पे सबकी इंटेंसिटी भी सेम है, इन सबकी क्या है, इंटेंसिटी भी भाई साहब सेम है, ये याद रखना। ठीक है, चलो, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक बात देखो यार, अगर मुझे इस ब्राइट की क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है। तो देखो, ये एक डार्क है, ये दूसरा डार्क है, तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूं। या मुझे डार्क और डार्क की अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे भाई साहब डार्क और डार्क की क्या चाहिए, विड्थ चाहिए, कि भाई ये पहला डार्क है, ये दूसरा डार्क है, या फिर तुम्हें यहाँ से यहाँ की विड्थ चाहिए, तो तुम क्या कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो तुम सिंपल क्या करो यार, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज, भाई यहाँ से यहाँ तक कॉन्जिक्यूटिव,
ब्राइट और डार्क फ्रिंज, उनके बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस बोल दो, वो कहलाता है फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, ऐसे बोल दो। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है विड्थ का वो ये आता है। इसको बस याद कर लेना, दोनों के लिए सेम है, यहाँ पे सबके लिए बराबर होने वाले, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होने वाला है। एक रिलेशन है जो आप लोगों को रट लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये होता है इंटेंसिटी I1, ये होता है इंटेंसिटी 2, ये है I1, मतलब I1 का जो एम्पलीट्यूड है वो A1 है, A1 का स्क्वायर ये A2 का स्क्वायर, ये W1 और W2 क्या है, ये विड्थ है, विड्थ ऑफ स्लिट्स, विड्थ ऑफ स्लिट्स, विड्थ स्लिट्स के बीच का डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, विड्थ की बात कर रहा हूँ कि उनका जो होल है वो कितना बड़ा है। ठीक है, चलो। अब तुमने एक फॉर्मूला लिखा था कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है आई में I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई, तुमने ये लिखा था, कोस फाई तुमने ये लिखा था। अगर भाई साहब I1 इज इक्वल टू हो जाए I2 के बराबर, मतलब मैं बोलूँगी एक वैल्यू के बराबर वो हो रहे हैं, तो क्या हो, तो भाई I जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और यह आ जाएगा I इज इक्वल टू I0। ठीक है, या एक काम करो, सीधा पहले यहाँ पे तुम I निकाल दो, I इज इक्वल टू कितना होगा, I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट में I0 हो जाएंगे स्क्वेयर, यहाँ पे हो जाएगा कोस फाई, स्क्वेयर ने इसको अंडर रूट को कट कर दिया, तो आप लोगों के पास आया I इज इक्वल टू I0, 2I0 हो गया, ये 2I0 प्लस 2 कोस फाइव हो गया। ठीक है, प्लस 2 कोस फाइव हो गया। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। और यहाँ पे भी तो I0 है भाई, एक मिनट, यहाँ पे भी तो I0 है, 2I0 है ना, 2I0 कोस फाइव। ठीक है, तो अब मैं 2I0 को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे बचा 1 प्लस कोस फाइव, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये हो गया 4I0 कोस स्क्वेयर फाइव बाई 2। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये जो 1 प्लस कोस फाइव है इसका सीधा मैंने रिजल्ट लगा दिया और इसको बना दूंगा 4I0 कोस स्क्वेयर फाइव बाई 2। समझ में आया। तो ये एक रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पेपर के अंदर, तो इसको भी एक बार देख लेना, नज़र मार लेना इसके ऊपर। ठीक है भैया, चलो जी, तो ये है आप लोगों का इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड के बारे में सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा ये भी हम लिख चुके हैं। बस बाकी तो क्या ही चीज़ है यार, बाकी तो सिंपल है सब। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं किसके ऊपर, डिफ्रैक्शन के ऊपर, यार डाइफ्रैक्शन जो भी तुम बोल सकते हो बोलते हो, उसके ऊपर आ जाते हैं। क्या कहलाता है यार डिफ्रैक्शन, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है डिफ्रैक्शन। यहाँ पे एक सोर्स लगाया, बीच में हमने एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट लगा दिया, रुकावट लगा दी। अब तुम सोचोगे कि लाइट सीधा यहाँ जाएगी, और उसके लिए हमने क्या कर, सुनो, यहाँ पे ना एक स्क्रीन लगा दी मैंने, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी, बीच में एक रुकावट लगा दी, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट इसको बोला, तो तुम बोलोगे कि लाइट यहाँ से चलेगी और इस पोर्शन के ऊपर आ जाएगी, बस यहाँ पे नहीं आएगी। तुम बोलोगे कि इतना पोर्शन जो होगा ये नीचे वाला, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये डार्क होगा, तुम ये बोलोगे। और ये इस पोर्शन को तुम बोल दोगे इल्यूमिनेटेड रीजन। क्या बोल दोगे तुम इसको, इल्यूमिनेटेड रीजन इसको बोल दोगे। ठीक है, क्या बोलोगे तुम इसको, इल्यूमिनेटेड रीजन बोल दोगे, है ना। बट सुनो यार ध्यान से, डिफ्रैक्शन यही तो है। होगा क्या कि जैसे ही लाइट इस ओपेक्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के यहाँ पहुंचेगी, कॉर्नर पे पहुंचेगी, तो वो यहाँ से बेंड हो जाएगी और शेडो, देखो तुमने बोला कि इससे इतने पोर्शन से नीचे नीचे अंधेरा रहेगा, लेकिन इस अंधेरे वाले पोर्शन में भी लाइट एंटर कर जाएगी, इस अंधेरे वाले पोर्शन के अंदर भी लाइट एंटर कर जाएगी, यही कहलाता है डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन। अब यहाँ पे ना इस छोटे से पोर्शन को देखो, इससे ऊपर तो लाइट रहनी ही रहनी है, ध्यान से देखो, इससे ऊपर तो लाइट रहनी ही रहनी है भाई साहब, है ना, वहां तो लाइट जा ही रही है भाई, यहाँ से सीधा लाइट पहुंच रही है, क्या दिक्कत है। अब क्या हुआ कि ये जो इतना पोर्शन है, मतलब इस डार्क से थोड़ा सा ये पोर्शन और थोड़ा सा ऊपर का जो पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं, उसको मैंने यहाँ पे जूम बना के दिखा दिया तुम्हें, ये जूम कर दिया पूरा, ये जूम कर दिया। भाई यहाँ से नीचे नीचे का जो पोर्शन है वो तो पूरे का पूरा डार्क है, बट उससे ऊपर
जो ये शेडो रीजन था, मतलब ये जो शेडो रीजन है जिसमें डार्क रीजन है, उसमें भी हमें लाइट दिखाई दे रही है, उसमें भी हमें लाइट दिखाई दे रही है, बट वो लाइट के अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हमें दिख रहे हैं भाई साहब, जो शेडो रीजन था। देखो कैसे दिखाई देंगे, ये भी ध्यान रखना कैसे दिखाई देंगे। ये देखो अंधेरा है, उसके बाद थोड़ी सी लाइट है, फिर उसके बाद अंधेरा, फिर लाइट, फिर अंधेरा, फिर लाइट, मतलब ये है डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। अब ध्यान से चीज देखो, ध्यान से भाई, ये जो ब्राइट दिखा ये थोड़ी सी ज्यादा विड्थ का है, ये वाला डार्क यहाँ इतना बड़ा डार्क था, अब ये छोटा डार्क हो चुका है। अब ये वाला जो ब्राइट था पहले, अब दूसरा जो ब्राइट है वो कम ब्राइट है, मतलब उसकी विड्थ कम है। फिर जो दूसरा डार्क है वो और मतलब थोड़ा सा ऐसे डार्क वो कम होता गया, फिर ब्राइटनेस कम होती गई, डार्कनेस कम होती गई, ब्राइटनेस कम होती गई, डार्कनेस कम होती गई। ठीक है, ऐसे चलता गया। भाई सुनो, अरे सुनो 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 ध्यान से भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ भाई, मैं यहाँ पे हूँ भाई, इस पोर्शन में तो लाइट ही लाइट है, इससे ऊपर तो लाइट ही लाइट है सारी। जो ये नीचे का पोर्शन है उसमें क्या हो रहा है, थोड़ी सी लाइट मुझे दिखेगी, फिर एक डार्क दिखेगा, फिर लाइट दिखेगी, फिर डार्क दिखेगा, लाइट दिखेगी, डार्क दिखेगा, और करते करते जो डार्क रीजन है उसमें पूरा सा एक पोर्शन डार्क का ही बना रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो उसमें पूरे का पूरा डार्क है ना, सारे पोर्शन में लाइट नहीं पहुंच रही है, थोड़े से डार्क पोर्शन में लाइट पहुंच रही है, और वो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस तुम्हें यहाँ पे मिल रही होंगी। क्लियर? तो बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? अब इसका जो डेरिवेशन है भाई साहब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो अभी डिफ्रैक्शन की टाइप्स पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन की टाइप्स यार दो तरीके की हैं, एक फ्रेशनल क्लास और एक फ्रॉनहोफर क्लास। ठीक है, फ्रेशनल क्लास में क्या होता है, जो सोर्स होता है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, और इसमें जो होता है सोर्स जो होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। इसमें कोई भी ऑप्टिकल्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि कॉलीमेट्रिक लेंस या फिर फोकसिंग लेंस आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। इसमें जो फ्रिंजेस होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि वेल डिफाइंड नहीं होते, बट इसमें शार्प एंड वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, और हमारे पास जो हमारे सिलेबस में आता है वो सिंगल स्लिट वाला आता है, और मेनली बोला जाता है कि वो फ्रॉनहोफर वाला है। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ पे एक सिंगल स्लिट लिया हुआ है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, सिंगल स्लिट का मतलब एक सिंपल सा होल, एक सिंगल होल। दूसरी बात, इंटरफेरेंस में दो सोर्स थे, कोहेरेंट सोर्सेज हम ले रहे थे, S1 S2, वहां से लाइट निकल रही थी और मिक्स हो रही थी। यहाँ पे क्या है भाई, एक होल है और उसी में से लाइट आ रही है, मतलब एक वेव फ्रंट आ रहा है, ऐसे वेव फ्रंट आ रहा है। यहाँ पे जो ये स्लिट है, सिंगल स्लिट है, उसकी जो विड्थ है भाई साहब वो हमने ए बोल दी है, स्मॉल ए। कितनी है वो? स्मॉल ए है। कितनी है? स्मॉल ए है। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। अब यहाँ से ना लाइट आ रही है, अब यहाँ से ना लाइट आ रही है, चलो जी, यहाँ से लाइट निकली, सीधी भी जाएगी, इधर भी जा सकती है, बेंड होगी कॉर्नर से जा सकती है, इधर भी जा सकती है नीचे। ठीक है, चलो हमने मान लिया कि ये ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, किसी एक पॉइंट की तरफ हमने इसको मान लिया, और ये बिल्कुल छोटा सा होल है, तो लगभग लगभग वो पैरेलल ही चल रही है एक दूसरे के ऐसे पैरेलल चलती जा रही है। ठीक है, हाँ, हालांकि पार्ट डिफरेंस हो सकता है, सब में हो सकता है। यहाँ से एक वेवलेंथ आ रही है, लाइट आ रही है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा है। जिसकी वेवलेंथ कितनी है भाई? लैम्डा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे यूज होगा हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट, मतलब गिवन वेव फ्रंट के ऊपर जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो न्यू वेवलेट का सोर्स, न्यू वेव फ्रंट का सोर्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल ईच पोर्शन ऑफ द स्लिट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट स्क्वेयर। अब ये वेव फ्रंट इस स्लिट में से आ रहा है, तो वो स्लिट यहाँ पे बोल रहा है। इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल ईच पोर्शन ऑफ द स्लिट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट वेव, एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट वेव। ठीक है, समझ में आई चीजें? समझ में आ रही चीजें? अब मान लो मैं इसको ऐसे करूँ, थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए मैं बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बना दूँ। सुनो यार ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ये स्क्रीन बना ली, हमने ये क्या बना ली? स्क्रीन बना ली। ध्यान से समझना, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला भी है तुम्हें। तो यहाँ से लाइट वेव चली, यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, यहाँ से लाइट वेव चली, यहाँ पे पहुँच गई। ये पॉइंट पी है, ये, इसको कुछ भी नाम दे दो, क्या नाम दोगे आप इसको? S1 S2 नाम दे दो, या ए बी नाम दे दो इसको, ए बी नाम दे दो इसको। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे,
कि जो बीपी माइनस एपी है वो क्या है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है भाई। बीपी माइनस एपी क्या है, वो पार्ट डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। या फिर एक बात बोलते हैं, इससे भी अगर नहीं समझ में आएगा तो छोड़ो, मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ, बिल्कुल आसान, तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए। देखो यार, अभी यहाँ पे क्या है ना कि हमने लाइट भेजी यहाँ से जो कि कितनी है, लैम्डा है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। अब हम क्या करते हैं भाई, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, इस स्लिट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब a/2 इसकी लेंथ होगी स्लिट की और a/2 इसकी लेंथ होगी स्लिट की। तो इसमें से जाने वाली लाइट की भी वेवलेंथ λ/2 λ/2 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, λ/2 λ/2 हो गई। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा कि ये एक पार्ट हुआ स्लिट का, ये दूसरा पार्ट हुआ स्लिट का। ठीक है, अब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि भाई इधर वाले जो रेज होंगी वो इधर वाले रेज से कैंसिल हो जाएंगे। भाई इधर वाली जो रेज हैं इधर वाली रेज से कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब, अगर मैं फर्स्ट रे की बात करूं तो फर्स्ट रे को यार इस सेक्शन के ऊपर जो थर्ड रे पड़ रही है, दूसरे सेक्शन में जो थर्ड रे पड़ रही है वो इसको कैंसिल कर देगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो λ/2 का आ रहा है। दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 का है। देख, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कि भाई मान लो पहली और तीसरी के बीच की अगर मैं बात करूं, पहली और तीसरी के बीच की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एंगल अगर थीटा है, यहाँ पे एंगल अगर थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो आप इसको क्या बना सकते हो, आप इसको a/2, हाँ इसको हम निकाल सकते हैं, a/2 साइन थीटा बोल दोगे, यस और नो, a/2 साइन थीटा बोल दोगे इसको या नहीं। अरे भाई पार्ट डिफरेंस को a/2 साइन थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ गई कि डेल्टा एक्स कितना है, a/2 साइन थीटा है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। अब यहाँ से जो लाइट रे चलेगी ये, और ये थ्री वाली जो है भाई, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के 180 फेस में हैं, क्योंकि इनकी पाथ डिफरेंस जो वो λ/2 का है, क्योंकि इधर इतने पोर्शन से आने वाली जो लाइट है वो λ/2 की है, इतने पोर्शन से आने वाली जो लाइट है वो λ/2 की है, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अभी इसके केस में कि भाई इस रे में और इस रे में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, λ/2 का है। तो λ/2 इज इक्वल टू a/2 साइन थीटा, हम ये बोल दें, मतलब 2 से 2 कैंसिल। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, a साइन थीटा आ रही है या नहीं आ रही है। और ये जो a साइन थीटा है भाई साहब, ये हमारा फर्स्ट डार्क है, ये क्या है हमारा, फर्स्ट डार्क है। यस और नो, समझ में आ रही है चीजें। ये क्या है भाई साहब, हमारा फर्स्ट डार्क है, क्योंकि आपने सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब जो पूरा एक सोर्स आ रहा था, स्लिट आ रही थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक π/2, सॉरी λ/2 λ/2। तो λ/2 में जो पहला वो वन रे है, तीसरे का जो वन रे है, मतलब सेकंड वाले का जो तीसरा रे है, उन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो λ/2 का आ रहा है। तो इसका मतलब वो 180 फेस में हो गए ना एक दूसरे से, वो 180 पे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप लोगों के पास वैल्यू आने वाली है भाई साहब ये λ = a साइन थीटा। आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली आप इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दो, सिमिलरली आप इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर क्या आएगा, 2λ = a साइन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको छः पार्ट में डिवाइड कर दो तो 3λ = a साइन थीटा आ जाएगा। तो भाई साहब ये चलता रहेगा, ये कहानी चलती रहेगी, ये कहानी चलती रहेगी। और ये डार्क के लिए होती है, ये किसके लिए होती है भाई साहब, डार्क के लिए होती है। क्लियर है, क्लियर, यस और नो, फटाफट से एक बार बता दो यार, जल्दी से सभी बच्चे। देखो, अब अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँ जस्ट लाइक दिस, तो ग्राफ देखो क्या है कि पहले मुझे जो डार्क है वो कहाँ मिल रहा है, पहला डार्क मुझे लैम्डा पे मिल रहा है, दूसरा मुझे 2λ पे मिल रहा है, तीसरा मुझे 3λ पे मिलेगा, फिर 4λ पे मिलेगा, ऐसे चलता जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में मुझे ब्राइट मिलेगा। देखो यार देखो, भाई यहाँ पे फर्स्ट डार्क है, ये सेकंड डार्क है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं मुझे ब्राइट मिलेगा ना, तो ये कौन है बीच वाला, 1.5 है।
तो इसका मतलब अगर हम देखें ब्राइट के लिए, अगर हम देखें किसके लिए, ब्राइट के लिए, तो ब्राइट के लिए यार तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा। 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यस और नो, है ना। तो मतलब यहाँ पे तुम ये बोल सकते हो कि ये एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा है डार्क के लिए, डार्क के लिए। और यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि ये कितना है, ये है 2n+1 अपॉन 2, या ऐसे लिखो लैम्डा बाई 2 लिखो, और यहाँ पे लिख दो ए साइन थीटा। दिख रहा है ना, ए साइन थीटा। और एन की वैल्यू इस, ये शुरू होगी आप लोगों की 1 से, 1 से नहीं, हाँ 1 से शुरू होगी ना, 1 2 3 4, क्योंकि 1 अगर हो रहा है तो 1.5 पे तो मिल ही रहा है ना। हाँ 1.5 पे हमें ब्राइट मिल रहा है, फर्स्ट ब्राइट मिल रहा है। तो भाई साहब ये ब्राइट की कंडीशन है, ये डार्क की कंडीशन। क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो। ठीक है, क्योंकि भी हमने सोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब बाद में अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ऐसे मतलब लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, ऐसे डिवाइड कर लेंगे इसको। तो फिर हमें ऐसे करते करते पता लगेगा कि वो डार्क है आप लोगों के पास। ठीक है बेटा जी। तो ये होता है आप लोगों के पास डार्क और ब्राइट का तरीका। सिमिलरली आप एंगुलर सेपरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, एंगुलर सेपरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसको हम लिखते हैं, देखो लैम्डा इज इक्वल टू कितना है भाई साहब, लैम्डा इज इक्वल टू है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। थीटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू थीटा ए, मतलब थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई में ए। ठीक है, ओके, यस और नो। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, ये है हमारा एंगुलर विड्थ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एंगुलर विड्थ बोल सकते हो। बट जो सेंट्रल होता है ना, जो आप लोगों का सेंट्रल मैक्सिमम होता है, ये वाला, ये 2 टाइम्स होता है भाई। ये वाला जो होता है ना, ये 2 टाइम्स होता है, ये 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। बाकियों की विड्थ बराबर होगी, बट इसकी 2 टाइम्स होगी। एक और खास बात का ध्यान रखना, यहाँ पे इंटेंसिटी घटती चलती है। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है, घटती चलती है। सेंटर वाला डबल होता है, सेंटर वाला जो होता है भाई वो डबल होता है। क्लियर, एंगुलर विड्थ समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो भाई ये है डिफ्रैक्शन। हालांकि सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ है कि आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करनी, इसकी सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करनी है। फिर भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो ये नोट्स हैं भाई साहब, ये आप लोगों को मिल जाएंगे आप लोगों के और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने सबसे स्टार्टिंग में तुम्हें दे दिया था, तो वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मतलब मेरी तरफ से आप लोगों की हेल्प हो रही है। अगर हेल्प हो रही है तो भाई साहब अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। इसी के साथ इस वीडियो इस सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।